हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का ऑडिट की एक और रिवीजन वीडियो के अंदर। हम लोग यहाँ पे क्या रिवाइज करने वाले, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। आपके सीए इंटरमीडिएट ऑडिट का चैप्टर नंबर 4 जो हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। हाँ, चैप्टर नंबर 4 का ये पार्ट 1 है। क्यों पार्ट 1 है? क्योंकि चैप्टर नंबर 4 के और बहुत सारे एसेज हैं जिन्हें मैंने अदर या मिसलेनियस टॉपिक के नाम से कवर कराया है। वो आपको एक अलग रिवीजन वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। अभी के लिए ये चैप्टर 4 का कोर है, इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और इसका पार्ट 2 भी जल्दी रिलीज हो जाएगा। इससे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1, 2, 6, 7, 11 की रिवीजन वीडियोस जो है वो रिलीज कर चुके हैं। आई होप वो आपने देख ली है। ध्यान से सुना करो, इस पार्ट को आप लोग सुनते नहीं हो, भाग जाते हो, फिर आप बोलोगे ये नहीं बताया वो नहीं बताया। वीडियो को लाइक कर दो। एक बात और बता देता हूँ आप लोगों को, आपके लिए हम लोगों ने क्या लॉन्च कर रखा है, फ्री रिसोर्सेज का भी एक कोर्स लॉन्च कर रखा है जिसमें आपको ऑडिट की 83 केस स्टडीज मिल रही हैं पढ़ने के लिए, देखने के लिए और उन पे कमांड बनाने के लिए। तो वो आप लोग ज़रूर एक्सेस कर लीजिएगा, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी। ओके, चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे, एंजॉय करेंगे और टाइम स्टैम्प्स नीचे बनाना मत भूलना। जो भी आप लोगों को दिक्कत परेशानी हो ऑडिट में, वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख देना। ऑल दी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। चलिए अब चलते हैं और रिवाइज करते हैं चैप्टर 4 पार्ट 1। गॉड ब्लेस यू। हेलो हेलो हेलो। आज बच्चों हम लोग सीए इंटरमीडिएट ऑडिट के चैप्टर नंबर 4 की फर्स्ट रिवीजन वीडियो जो है वो बनाने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग सब साथ देंगे। जो बच्चे से यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप और रिवीजन वीडियोस के लिए इन क्यूआर कोड्स का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों के पास पॉडकास्ट और रिवीजन वीडियो और क्लासेस का क्यूआर कोड मैंने दे दिया है। चलिए, सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 4 की शुरुआत कैसे होती है। चैप्टर नंबर 4 की शुरुआत होती है कैसी बेटा? चैप्टर नंबर 4 की शुरुआत होती है ऐसे 500 से, नाम है जिसका ऑडिट एविडेंस। सबसे पहले ऑडिट एविडेंस की डेफिनेशन वेरी सिंपल, इट इज द इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय ऑडिटर टू अराइव एट द कंक्लूजन ऑन विच ऑडिटर विल बेस हिज ओपिनियन। टू अराइव एट द कंक्लूजन ऑन विच ऑडिटर विल बेस हिज ओपिनियन। डन। इसके बाद बच्चों इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? इन्फॉर्मेशन इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड अदर इन्फॉर्मेशन। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के एग्जांपल दीजिए, तो जनरल एंट्रीज हैं, सपोर्टिंग रिकॉर्ड्स हैं, इनवॉइसेज हैं, लेजर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वर्कशीट्स हैं। ये सारे एग्जांपल्स हैं बच्चों किसके? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के। फिर अदर इन्फॉर्मेशन, अदर इन्फॉर्मेशन के एग्जांपल दो जरा। मिनट्स ऑफ मीटिंग है, रिटन कंफर्मेशन है मैनेजमेंट से, डेटर से, और आपके मैनुअल रिलेटेड टू, इसे बेटा ठीक कर लेंगे, क्या है ये? आईसी, इंटरनल कंट्रोल। अच्छा, एक बात ज़रा ध्यान सुनिएगा, क्या बच्चों ऑडिटर सिर्फ इसके बेसिस पे ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करता है? ना, सिर्फ इसके बेसिस पे ना। ऑडिटर भाई साहब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को भी टेस्ट करेगा और अदर इन्फॉर्मेशन को भी टेस्ट करेगा, और दोनों के बेसिस पे ही अपना ऑडिट एविडेंस बनाएगा, फिर उसी के बेसिस पे कंक्लूजन एंड ओपिनियन बनाएगा। क्या ये फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर है सबको? कम ऑन, यस और नो? आइए, देन ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं साथ साथ में आपको इंपॉर्टेंस बताता चलता हूं। ऑडिट एविडेंस की डेफिनेशन हमारे लिए बेटा गेहूं चावल की तरह है जो हम लोग डेली खाते हैं, यानी ये हमें कहीं भी लिखने को पड़ सकता है, कहीं भी लिखना पड़ सकता है। लेकिन ये वाला जो टॉपिक है बच्चों, इसमें से करेक्ट इनकरेक्ट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। प्लीज़ मत छोड़ के जाइएगा, राइट। और सोचो, जब आपके टीचर्स आपको किसी टॉपिक को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं ना, तो आपको बच्चों समझना चाहिए कि मास्टर के पास जो एक्सपीरियंस है वो आपको शेयर करने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो उसको इग्नोर मत करा करो। सबसे पहले बच्चों नेचर कैसा है इसका? क्यूमुलेटिव, बनते बनते बनता है, याद रखेंगे, बनते बनते बनता है। कंपाउंडिंग चलती है ऑडिट एविडेंस के अंदर भी। मैंने आपको क्लास में एग्जाम्पल भी दिखाया था कि सेल्स के ऑडिट एविडेंस भाई साहब आपको 4-5 जगहों से मिलेंगे, तब आपका ऑडिट एविडेंस जो है वो प्रॉपरली तैयार होगा। आइए, देन प्राइमरली हम लोग ऑडिट प्रोसीजर से ऑडिट एविडेंस ले लेते हैं, लेकिन हम लोग अदर सोर्सेज का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि प्रीवियस ऑडिट की डेटा को, प्रीवियस ऑडिट के डिटेल्स को। देन ऑडिट, याद है ऑडिट एविडेंस में क्या क्या चीजें आती हैं? जो इन्फॉर्मेशन सपोर्ट कर रही है, कॉर्बोरेट कर रही है, जो इन्फॉर्मेशन कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, और इवन एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो ऑडिट एविडेंस। याद रखेंगे, कम ऑन, यस और नो? आ जाओ जी। देन इसके बाद बच्चों हम लोग चलते हैं आगे। रिलेशन ऑफ ऑडिट एविडेंस एंड ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर। रिलेशन ऑफ ऑडिट एविडेंस एंड ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर। इसमें बच्चों पहले तो देखो काफी मजाकिया बात थी, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, राइट। क्यों? क्योंकि ऑडिट एविडेंस हेल्प करता है ऑडिटर को ओपिनियन बनाने में, ऑडिट एविडेंस हेल्प करता है ऑडिटर के, सपोर्ट करता है ऑडिटर के ओपिनियन को और ऑडिटर के रिपोर्ट को। यहां से बच्चों इंपॉर्टेंट बातें शुरू होती हैं। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना। रीजनेबल एश्योरेंस तभी ऑब्टेन होगी जब सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल जाएगा, राइट। और इसी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस की मदद से ऑडिट रिस्क भी हमारा एप्रोप्रिएटली लो लेवल तक जाएगा। इज दैट क्लियर? एक बार बच्चों दोबारा बोल देता हूं पूरा टॉपिक। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, हेल्प्स द ऑडिटर टू फॉर्म एन ओपिनियन, सपोर्ट्स द ऑडिट ओपिनियन एंड द रिपोर्ट, and helps the auditor to obtain reasonable assurance, and also helps the auditor to reduce the audit risk to appropriately low level. Is that clear? आइए जी,
देन बच्चों, आज के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक जिसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा वो है कि सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस बताओ जी क्या होता है। तो सफिशिएंसी का मतलब होता है बच्चों क्वांटिटी। सफिशिएंसी इज इफेक्टेड बाय 3 फैक्टर्स। कौन कौन से 3 फैक्टर होते हैं जल्दी बताओ मुझे, कम ऑन एवरीवन, चैट में बता दो जरा लिख के, चैट में बता दो जरा लिख के, कौन कौन से 3 फैक्टर्स होते हैं जल्दी बोलो, कौन कौन से 3 फैक्टर्स होते हैं बेटा। एमआरएस, एमआरएस में बच्चों क्या क्या है जल्दी बताइए हमारे पास। सबसे पहले मोटिलिटी, फिर रोमम, फिर साइज ऑफ पॉपुलेशन। रिवाइज भी करा दो, इन्होंने क्या किया है, हर चीज़ की पहले डेफिनेशन दी है और उसके बाद जो है उसका कनेक्शन बताया सफिशिएंसी के साथ। तो मोटिलिटी क्या होती है, यानी कि सिग्निफिकेंट आइटम्स फॉर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर। तो अगर मोटिलिटी किसी चीज़ की ज़्यादा है, कोई आइटम ज़्यादा मटीरियल है, तो भाई साहब हमारा ऑडिट एविडेंस हमें ज़्यादा लगेगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं रोमम की, कहीं पर रोमम अगर ज़्यादा है तो ऑडिट एविडेंस ज़्यादा चाहिए होगा, रोमम लेस है तो ऑडिट एविडेंस कम चाहिए होगा। साइज ऑफ पॉपुलेशन बच्चों याद रखना, स्मॉलर साइज है और होमोजीनियस आइटम है, ये वर्ड याद रखिएगा। करेक्ट इनकरेक्ट इस पे बन सकता है, एमसीक्यू पे बन सकता है। होमोजीनियस का उल्टा क्या होता है ये भी याद है आप लोगों को, हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस। तो अगर होमोजीनियस है, स्मॉलर सैंपल है, तो बेटा उस केस में हमारा एविडेंस की क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, कम। बट ऑलवेज रिमेंबर कि क्वांटिटी को क्वालिटी से, या आई शुड से क्वालिटी को क्वांटिटी से रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। क्वालिटी क्या होती है, एप्रोप्रिएटनेस, एप्रोप्रिएटनेस, रेलेवेंस, रिलायबिलिटी। याद रखिए बच्चों, आप अगर ध्यान से मेरी बात को सुनो, इसको ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो क्योंकि आपने पढ़ लिया है, आप कभी भी क्वालिटी को कॉम्पनसेट नहीं कर सकते क्वांटिटी से। फॉर एग्जांपल, एक तो यहाँ पे ये एग्जांपल फिट बैठता है कि भाई आपके पास अगर 1000 इनवॉइस हैं, लेकिन कोई भी इनवॉइस की आपको डॉक्यूमेंट्री, मतलब उस पर शक, मतलब कोई भी विश्वास नहीं है कि ये ऑथेंटिक है कि नहीं, तो भाई ये कभी भी सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। और दूसरा एग्जाम्पल भी सुनिए, दूसरा एग्जाम्पल भी सुनिए। मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चों, अगर आप चेक कर रहे हो डेटर्स की एग्जिस्टेंस, आप चेक कर रहे हो डेटर्स की एग्जिस्टेंस, आप उनकी वैल्यूएशन के लिए जितने मर्जी एविडेंस लेते रहो बेटा, वो कभी भी कॉम्पनसेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो रेलेवेंट नहीं है। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ के ना। तो ऑलवेज रिमेंबर कि क्वालिटी को आप क्वांटिटी से बिल्कुल भी सपोर्ट जो है वो नहीं कर सकते हो, कॉम्पनसेट जो है वो नहीं कर सकते हो। आइए वापस आते हैं बच्चों, यहाँ पे प्लीज लीजिए। तो ये बातें हमारी हो गई। ऑब्टेनिंग मोर एविडेंस कैन नॉट कॉम्पनसेट द पुअर क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। अब आ जाते हैं एप्रोप्रिएटनेस। एप्रोप्रिएटनेस डील्स विद व्हाट, क्वालिटी। और क्वालिटी को बच्चों 2 पार्ट में बांट दो, रेलेवेंस, रिलायबिलिटी। रेलेवेंस का दूसरा नाम क्या है, कॉम्पिटेंस। ओके, आ जाइए। देन रेलेवेंस की अगर बात करें तो रेलेवेंस होता क्या है बच्चों, कब एक ऑडिट एविडेंस रेलेवेंट होता है, हम देखते हैं रिलेशनशिप, किसका रिलेशनशिप, एविडेंस का, किसके साथ, असर्शन के साथ और ऑडिट प्रोसीजर के साथ। इसमें बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हमने कवर करें। अगर आप एक डेटर से, एक कस्टमर से बैलेंस कंफर्म कर रहे हो, ये आपको उसकी किसके बारे में एविडेंस दे रहा है, ये आपको उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में एविडेंस दे रहा है। याद रखना है आप लोगों को ये बात, राइट। ये उसकी रिकवरेबिलिटी के बारे में, वैल्यूएशन के बारे में एविडेंस नहीं दे रहा है। तो आपकी असर्शन है यहाँ पे एग्जिस्टेंस, तो आप लोग ये प्रोसीजर लगा लो, आपको जो एविडेंस मिलेगा वो रेलेवेंट होगा। लेकिन आप भाई साहब अगर बोलो कि मैं इसकी एग्जिस्टेंस का एविडेंस जो है एजिंग रिपोर्ट से लेना चाहता हूं, तो एजिंग रिपोर्ट से जो आपको एविडेंस मिलेगा वो रेलेवेंट नहीं होने वाला है। किसके लिए, एग्जिस्टेंस के लिए। इज दैट क्लियर? बोलिए। और आपको कंफर्मेशन से जो एविडेंस मिलने वाला है वो रिकवरेबिलिटी के लिए रिलेवेंट नहीं होने वाला है, वैल्यूएशन के लिए। कम ऑन, यस और नो? तो इसलिए याद रखिए, रेलेवेंस का मतलब है लॉजिकल कनेक्शन मस्ट बी देयर बिटवीन द एविडेंस एंड द ऑडिट प्रोसीजर एंड द असर्शन, राइट। एग्जाम्पल में एक ये डेटर वाला और दूसरा वाला कौन सा बेटा, फिजिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ इन्वेंट्री। अगर आप फिजिकल ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, फिर से आपको एग्जिस्टेंस का जो है वो क्या मिल रहा है, एविडेंस, रेलेवेंट एविडेंस मिल रहा है। लेकिन क्या आपको फिजिकल ऑब्जर्वेशन से राइट्स एंड ऑब्लिगेशन का क्या रेलेवेंट एविडेंस मिल रहा है? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए। आंसर इज नो। आपको बच्चों उस केस में जो है राइट्स एंड ऑब्लिगेशन का एविडेंस जो है वो नहीं मिल रहा है। सब बच्चे इधर देख के एक बार स्माइल कर दो, सब आ जाओगे वीडियो में। शाबाश, बहुत ही बढ़िया, आ जाओ जी। ओके, आगे चलते बच्चों। फिर याद रखिए, ऑडिट एविडेंस जो है वो डिफरेंट सोर्सेज से मिल सकते हैं। कम ऑन, यस और नो? क्या ऑडिट एविडेंस एक ही, क्या ऑडिट एविडेंस, ओहो एक मिनट रुकना बच्चों, एक मिनट रुकना। ऑडिट एविडेंस आपको एक ही चीज के क्या डिफरेंट सोर्सेज से भी मिल सकते हैं? एक ही चीज के ऑडिट एविडेंस आपको डिफरेंट सोर्सेज से भी मिल सकते हैं। कम ऑन, यस और नो? आंसर इज यस, बिल्कुल मिल सकते हैं। हमने इसका भी एग्जांपल दिया था। क्या एग्जांपल था बेटा इसका, जरा मैं आपको बता देता हूं कि आप टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट जो है चेक कर सकते हो और उसे थर्ड पार्टी से कंफर्म भी कर सकते हो। ओके, आप परचेज रिलेटेड, सेल्स रिलेटेड टर्म्स जो हैं वो एग्रीमेंट को भी पढ़ के समझ सकते हो और थर्ड पार्टी से भी आप कंफर्मेशन ले सकते हो। देन ये तो हो गया रेलेवेंस। अब चलते बच्चों कहाँ पे, अब चलते हम लोग रिलायबिलिटी पे। रिलायबिलिटी के लिए पहला वर्ड मैंने आपको क्या बताया, क्रेडिबिलिटी। हिंदी में विश्वसनीय है या नहीं है।
अच्छा, फिर हम लोग बच्चों क्या यूज करते हैं, कमॉन क्या यूज करते हैं इसके, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। एक वर्ड याद रख लो, बीइंग अलर्ट। इस पे पूरा लेक्चर होगा बच्चों, काफी अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत डिटेल में आपको पढ़ाने वाला हूं अभी के लिए, बीइंग अलर्ट, राइट। अच्छा जी, फिर इसको मैंने आईसी से भी कनेक्ट करके पढ़ाया था कि रिलायबिलिटी क्या होती है कि भाई जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, और ये एंटिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई उसका जो सिस्टम इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो एक्यूरेट हो, कंप्लीट हो, और इसके लिए एंटिटी क्या बनाती है, इंटरनल कंट्रोल। वेरी गुड। अच्छा जी, अब आते हैं बच्चों सुपरस्टार क्वेश्चन पे कि रिलायबिलिटी पे कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो इंपैक्ट डालते हैं। रिलायबिलिटी पे कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो इंपैक्ट डालते हैं, तो भूमिका कैसे बनाओगे कि हम रिलायबिलिटी के फैक्टर्स की बात तो कर रहे हैं और ये जनरल बातें हैं, क्या इसकी एक्सेप्शन हो सकती है, कम ऑन यस और नो, आंसर इज यस। फिर एग्जांपल भी देंगे कि जनरली स्पीकिंग एक्सटर्नल एविडेंस ज्यादा रिलायबल होते हैं, बट देयर में भी सर्टेन सर्कमस्टांसेस जहां पे एक्सटर्नल एविडेंस भी रिलायबल ना हो सकता है कि उसके पास लैक ऑफ नॉलेज हो सकता है कि ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या बबीता जी याद है, हो के चली गई, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है इंडिपेंडेंस की कमी हो। इज दैट क्लियर, बोल दो हाँ के ना, बोल दो, चलिए चलिए जी, आई होप यहां तक क्लैरिटी है सबको, जल्दी बोलो। फिर बच्चों फैक्टर्स बता देंगे, वो फैक्टर्स क्या क्या हैं, सबसे पहले सोर्स इंडिपेंडेंट है या फिर भाई साहब इंडिपेंडेंट, जैसे कि बैंक वगैरह का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर इंडिपेंडेंट है तो ज़्यादा रिलायबल है। फिर उसके बाद आगे हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिर उसके बाद हमारे पास आ गया एक्सटर्नल इंटरनल, ओके। और फिर हमारे पास क्या आया बच्चों, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आया, कमॉन, हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर क्या लिख रहे हो, हाँ जी, एक्सटर्नल इंटरनल डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिर डॉक्यूमेंट्री है या ओरल है, ओरिजिनल है या फोटोकॉपी है, और सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांसेस बच्चों मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कंट्रोल एनवायरनमेंट कैसा है, ओके। बुक से एक बार रीडिंग कर लेंगे, बेसिक आइडिया लग जाएगा, नहीं तो इनके बारे में मैं आपसे एक उम्मीद रखता हूं कि आप ये बता के आ सकते हैं कि भाई जनरली स्पीकिंग ऑडिटर विल फाइंड दैट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आर मोर रिलायबल इन कंपैरिजन टू दी ओरल एविडेंस। कम ऑन, लीजिए बच्चों, ये पढ़ने के बाद हमने एक बेसिक आइडिया और लिया एक छोटे से टॉपिक का कि भाई एविडेंस जो है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। टाइप ऑफ ऑडिट एविडेंस तो नेचर पे डिपेंड करता है, सोर्स पे डिपेंड करता है। नेचर पे 3 है, विजुअल, ओरल, डॉक्यूमेंट्री। विजुअल मतलब देखना, एग्जाम्पल आप फिजिकल इन्वेंट्री काउंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्लाइंट फिजिकल इन्वेंट्री काउंट कर रहा है, आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओरल मतलब डिस्कशन, यानी कि आपने सिर्फ बातचीत करी है मैनेजमेंट से या अदर रेलेवेंट पर्सनल से। मैंने आपको इसके बारे में क्या टिप दी है कि जब भी आपका मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन हो आप उसे प्लीज राइट डाउन कर लीजिए, मैनेजमेंट से जो है उस पर कंफर्मेशन ले लीजिए रिटर्न में। डॉक्यूमेंट्री मतलब सिंपल सी बात कि भाई किसी भी चीज़ के डॉक्यूमेंट्स को जब आप लोग देखते हैं तो आपके लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट की सर्टिफिकेट है, लोन एग्रीमेंट है, सेल्स बिल है, एटसेट्रा। फिर आते हैं इंटरनल एक्सटर्नल, सिर्फ वहीं तक डिस्कशन करेंगे। इंटरनल जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ओरिजिनेट हो, जैसे कि सेल्स इनवॉइस। फिर एक्सटर्नल जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर ओरिजिनेट हो, जैसे कि परचेज इनवॉइस। इसमें बच्चों आप लोग एक करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। बैंक स्टेटमेंट क्या है, बैंक स्टेटमेंट क्या है, बैंक स्टेटमेंट क्या है, कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलो, बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट ये एक एक्सटर्नल एविडेंस है, ओके। चलिए जी, तो ये हो गया बच्चों हमारा डिस्कशन, आज की क्लास का रिवीजन हो गया अच्छे से। आई होप आप इन रिवीजन वीडियो का फ़ायदा उठाएंगे और ऑडिट में अच्छे नंबर लेके आएंगे। बहुत सारे प्रोमिसेस मैंने आपके साथ करे हैं, अगर आप अपने प्रोमिसेस निभाएंगे तो हम अपने प्रोमिसेस निभाएंगे, ओके। चलो जी चलो, ऑल दी बेस्ट बच्चों, ऑल दी बेस्ट। चलिए जी, तो आज बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ना है, आज हमने मेनली इस टॉपिक को रिवाइज करना है, ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे पास AEIOU रीपरफॉर्म एक्सटर्नल कंफर्मेशन होता है ना। AEIOU रीपरफॉर्म एक्सटर्नल कंफर्मेशन, A से एनालिटिकल प्रोसीजर, E से इंक्वायरी, I से इंस्पेक्शन, O से ऑब्जर्वेशन, U से रिकैलकुलेशन, फिर रीपरफॉर्मेंस एंड एक्सटर्नल कंफर्मेशन। ये तो कोई बच्चा भूलेगा नहीं, पक्की बात है। अब हम लोग शुरू करते हैं बच्चों। एनालिटिकल प्रोसीजर हमने क्यों नहीं पढ़ा, एक डेडिकेटेड स्टैंडर्ड आ रहा है बच्चों हमारा, कौन सा, SA 520 इसके ऊपर, सॉरी SA कौन सा 520 इसके ऊपर हम उसमें पढ़ेंगे, और हम पहले इसको वैसे भी पढ़ चुके हैं। क्या होता है बेटा इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा के, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बीच के जो रिलेशन होता है उसको हम लोग स्टडी करते हैं, ट्रेंड्स देखते हैं, फ्लक्चुएशंस देखते हैं, और कुछ अनयूजुअल मिलता है तो उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट भी करते हैं, राइट। इसको मैं अभी मान रहा हूं कि हमने रिवाइज नहीं किया है, हम लोग SA 520 जब पढ़ रहे होंगे बहुत डिटेल में मैं आपको इसको रिवाइज करा दूंगा। इंक्वायरी का अलग से चार्ट है, अभी आएंगे उस पर। फिर हमने सबसे पहले देखा इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में क्या बात है, एग्जामिनिंग द रिकॉर्ड्स और फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एन एसेट। अच्छा, इंस्पेक्शन इंटरनल एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स की हो सकती है, पेपर फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स की हो सकती है, और इंस्पेक्शन से आपको डिफरेंट डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी का एविडेंस मिलता है। वी ऑल नो
इंटरनल डॉक्यूमेंट्स कम रिलायबल, एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट ज़्यादा रिलायबल। तो अगर आप एक एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट कर रहे हैं तो आपकी रिलायबिलिटी का जो डिग्री है वो थोड़ा सा क्या होने वाला है, ज़्यादा होने वाला है। क्विकली एक बार रिवाइज करा देता हूँ। इंस्पेक्शन, एग्जामिनिंग रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स, माइट बी इंटरनल, एक्सटर्नल, माइट बी इन पेपर फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ वेरिंग डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी। फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एसेट भी आपका इंस्पेक्शन के अंदर ही कवर किया जाता है। अच्छा जी, फिर एग्जाम्पल क्या है, चार्ट में करेक्शन है बच्चों, टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए सिर्फ यही है, बाकी सारे अलग एग्जाम्पल है। हम लोग, अच्छा पहली बात, क्या हम इन ऑडिट प्रोसीजर से बच्चों टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी कर सकते हैं? हाँ। टेस्ट ऑफ डिटेल भी कर सकते हैं? हाँ। क्या हम इनसे रिस्क असेसमेंट भी कर सकते हैं? हाँ। सब इन्हीं में से उठ के बने हैं, याद रखिएगा। और हमने हर स्टेज पे, आप देखो रैप करते समय भी मैंने आपको ये प्रोसीजर के बारे में हल्का हल्का पढ़ाया, मैंने आपको बच्चों टेस्ट ऑफ कंट्रोल वाले चैप्टर में भी इनके बारे में हल्का हल्का पढ़ाया, आज हम इनके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं। ओके, आइए। टेस्ट ऑफ कंट्रोल, इंस्पेक्टिंग डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड टू ऑथराइजेशन। तो अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, यही स्टेटमेंट लिख देंगे और बोलेंगे बताओ जी बताओ इससे आपको क्या एविडेंस मिल रहा है, तो आप बोलेंगे सर इससे मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो है वो कर पा रहा हूं, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल जो है वो चेक कर पा रहा हूं। ओके, देन डॉक्यूमेंट्स लाइक स्टॉक और बॉन्ड सर्टिफिकेट डायरेक्टली एविडेंस, किस बात का एविडेंस देते हैं बेटा, एसेट की एग्जिस्टेंस का, लेकिन ये ओनरशिप का और वैल्यूएशन का हो सकता है आपको एविडेंस ना दे, हो सकता है में राइट। तो जनरली आपको इससे आपको एग्जिस्टेंस का एविडेंस जो है मिल जाता है। जब आप एक साइन कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ते हैं तो वो आपको, मैंने एक और एग्जांपल दे दिया आपको, जब आप एक साइन कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ते हैं तो आपको रेवेन्यू रिकग्निशन की पॉलिसी की एप्लीकेशन का ऑडिट एविडेंस जो है वो मिल सकता है कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट था उसी के हिसाब से अपने रेवेन्यू को रिकग्नाइज किया है या नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट के टर्म के हिसाब से। जब आप टेंजिबल एसेट को इंस्पेक्ट करते हैं, अगेन एग्जिस्टेंस का आपको जो है वो क्या मिल जाता है, एविडेंस मिल जाता है। किसका एविडेंस नहीं मिल पाता है, अगेन आपको राइट्स एंड ऑब्लिगेशन और वैल्यूएशन का एविडेंस जो है वो हो सकता है ना मिले, राइट। उसके बाद आप इन्वेंट्री आइटम को इंस्पेक्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग द इन्वेंट्री काउंट ऑब्जर्वेशन, वहां पे भी आपको एग्जिस्टेंस का एविडेंस मिल जाएगा। आइए, देन ऑब्जर्वेशन, नेक्स्ट प्रोसेस बच्चों, ऑब्जर्वेशन, विटनेसिंग अ प्रोसेस और प्रोसेस विच इज बीइंग कैरिड आउट बाय सम अदर पर्सन और द मैनेजमेंट, राइट। सबसे बड़ी एग्जांपल क्या होता है, ऑडिटर माइट ऑब्जर्व द काउंटिंग ऑफ द इन्वेंट्रीज बीइंग परफॉर्म बाय द क्लाइंट पर्सनल, राइट। तो क्लाइंट जो है वो काउंट कर रहा है इन्वेंट्री को और ऑडिटर जो है बैठ के उसे क्या कर रहा है, विटनेस कर रहा है, तो ये हो गया ऑब्जर्वेशन का एग्जांपल। रिकैलकुलेशन, मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक होती है, फॉर एग्जांपल कंपनी ने डेप्रिसिएशन निकाल रखी है, हम लोग जो है उसको हम लोग रिकैलकुलेट करके देख रहे हैं, मैथमेटिकल एक्यूरेसी जो है वो चेक कर रहे हैं। मे बी परफॉर्म मैनुअली और याद है आपको इलेक्ट्रॉनिकली भी परफॉर्म की जा सकती है, राइट। तो मे बी परफॉर्म मैनुअली और इलेक्ट्रॉनिकली। अच्छा जी, देन उसके बाद रीपरफॉर्मेंस में ऑडिटर इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट करता है प्रोसीजर और कंट्रोल को, जो क्लाइंट के प्रोसीजर और कंट्रोल्स हैं उनको इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट करके देखता है कि वो सही काम कर रहे हैं या नहीं। एग्जांपल, बीआरएस खुद बना रहा है। एग्जांपल, एजिंग ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल जो है वो खुद से जो है रिपोर्ट बना रहा है। आइए, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, अलग से बच्चों इसका स्टैंडर्ड आएगा, एक्सटर्नल कंफर्मेशन इसका अलग से स्टैंडर्ड आएगा, कौन सा, ऐसे 505 हम इसको पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, डोंट वेरी एट ऑल। 520 भी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, 580 भी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। 520 एनालिटिकल प्रोसीजर, 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। मैं रिवीजन में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब आप सिलेबस रिवाइज कर रहे होंगे तब आपको सारे स्टैंडर्ड्स पता होंगे, आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे। ऐसे 505 बच्चों, ऐसे 505 में एक्सटर्नल कंफर्मेशन होता है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या होता है, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर रहा है इन डायरेक्ट रिटर्न फॉर्मेट, इन डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स टू द ऑडिटर फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, मे बी इन पेपर फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स टू द ऑडिटर फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, मे बी इन पेपर फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, राइट। जनरली स्पीकिंग कौन सी असर्शंस के लिए रेलेवेंट होता है, अकाउंट बैलेंस के लिए। लेकिन क्या अकाउंट बैलेंस तक ही रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, नहीं, आप इससे टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट को भी कंफर्म कर सकते हो। आप इसे टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट को भी, ये एग्जांपल बच्चों आईसीआई के स्टडी मैट में दे रखा है, मेरी चार्ट में नहीं है, याद रखिएगा। आप इसे टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट को भी कंफर्म जो है वो कर सकते हो। डन। देन इसके बाद और किस लिए यूज हो सकता है, ये आपको कुछ एब्सेंस ऑफ सर्टेन कंडीशंस के एविडेंस के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस फॉर एब्सेंस ऑफ सर्टेन कंडीशन, फॉर एग्जांपल अनडिस्क्लोज्ड लोन्स, फॉर एग्जांपल साइड एब्सेंस ऑफ साइड कॉन्ट्रैक्ट्स, एब्सेंस ऑफ साइड किक कॉन्ट्रैक्ट्स बोल लीजिए, यानी आपके डेटर के साथ या क्रेडिटर के साथ कोई साइड कॉन्ट्रैक्ट्स तो नहीं है कैश को लेके या और किसी चीज को लेके, राइट। तो उसके लिए भी यूज किया जा सकता है। एक बार पूरा रिपीट कर दूं दोबारा से, तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन,
ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड बाय ऑडिटर, डायरेक्ट रिटन रिस्पॉन्स फ्रॉम टू द ऑडिटर फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, पेपर और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। किसके लिए रेलेवेंट होता है? अकाउंट बैलेंस के लिए, लेकिन सिर्फ उस तक रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है। एब्सेंस ऑफ सर्टेन कंडीशन के लिए भी आप लोगों को ऑडिट एविडेंस इससे मिल सकता है। आइए इंक्वायरी पे। इंक्वायरी है बच्चों बहुत ज़्यादा ज़रूरी। इंक्वायरी पे फुल फ्लेज क्वेश्चन एक आ सकता है। इंक्वायरी के बारे में सबसे पहले, सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम नॉलेजेबल पर्सन, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, विद इन द एंटिटी, आउटसाइड द एंटिटी। एक्सटेंसिवली थ्रू आउट द ऑडिट यूज की जाती है इन एडिशन टू अदर ऑडिट प्रोसीजर्स। ये लाइन बहुत जरूरी है बच्चों। रिटर्न भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है। रिस्पॉन्स पे क्या क्या मिल सकता है? जो इंफॉर्मेशन पहले नहीं थी, या जो पहले थी उसको सपोर्ट करने वाली, या जो पहले थी उससे कॉन्फ्लिक्ट करने वाली इनकंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन भी आपको मिल सकती है। क्या बोलती पब्लिक? कम ऑन, यस और नो? आ जाओ। रेड वाले एग्जांपल्स क्या होते हैं बेटा? ये डायरेक्टली आईसीए के एग्जांपल्स होते हैं, इनको आप एग्जाम में कोट कर सकते हैं। आइए, देन साथ साथ में ऑडिटर को बेसिस भी दे सकती है टू परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर। एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर का अब आपको एग्जांपल पता है, इन्वेंट्री को लेके इनकंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो आप सरप्राइज चेक भी कर सकते हैं। आप सेल्स परचेज के डेटा पे भी काम करके जो है इन्वेंट्री निकालने की कोशिश कर सकते हैं। कम ऑन, यस और नो? आ जाइए। तो ये हो गया हमारा रिस्पॉन्स टू इंक्वायरी। कॉरोबोरेशन, याद रखिए इंक्वायरी के एविडेंस के लिए कॉरोबोरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेसिफिकली जब आपने इंक्वायरी करी हो, किसके बारे में आपने इंक्वायरी करी हो? किससे? मैनेजमेंट से, राइट। इससे आपको मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी और रिलायबिलिटी को लेके जो है अच्छा खासा बेसिस मिल जाता है। एंड हम लोग मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी ले सकते हैं कुछ मैटर्स पे। हम लोग मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी ले सकते हैं टू कंफर्म ओरल इंक्वायरीज इन सर्टेन मैटर्स। लीजिए, एविडेंस फ्रॉम इंक्वायरी बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, करेक्ट इनकरेक्ट के लिए, करेक्ट इनकरेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, केस स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। एविडेंस जो है आपको मिल सकता है किस बारे में? पहली बात, इंक्वायरी आपको ऑडिट एविडेंस दे सकती है, इंक्वायरी आपको एविडेंस मिसस्टेटमेंट का भी दे सकती है, लेकिन इंक्वायरी कभी भी आपको सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस नहीं देती है फॉर द एब्सेंस ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और फॉर द नॉट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स। एब्सेंस ऑफ मेटल स्टेटमेंट का एविडेंस कभी भी नहीं मानेंगे आप लोग इंक्वायरी से, उसे कॉरोबोरेट जरूर करेंगे। ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस का एविडेंस आप कभी भी नहीं मानेंगे इंक्वायरी से, उसे कॉरोबोरेट जरूर करेंगे। याद रखिए, क्या याद रखिए? इंक्वायरी अलोन कैन नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस। याद रखिए, इंक्वायरी ऑडिट में अगर आप सिर्फ ऑडिट इंक्वायरी से कर रहे हैं तो भैया ऑडिट नहीं, वो तुमने क्या कर डाला है? रिव्यू कर डाला है, लिमिटेड एश्योरेंस ले ली, मॉडरेट एश्योरेंस ले ली, एसआरई लगने चाहिए थे। क्या बोलती पब्लिक? कम ऑन, आइए। देन बच्चों उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको ध्यान रखना है वो है ये भी आपसे बच्चों केस बना के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑडिटर को इनकंसिस्टेंसी फील हो रही है या डाउट हो रहा है किस पे? जो उसे ऑडिट एविडेंस मिले हैं उनकी रिलायबिलिटी पे, राइट। तो देखिए, ऑडिटर के पास दो सोर्सेज से इंफॉर्मेशन आई है और वो क्या है? इनकंसिस्टेंट है। ऑडिटर को डाउट हो रहा है ओवर द रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। एग्जांपल बच्चों मैंने क्या दिया था? देखिए, आपके दो क्लाइंट, आपके दो एम्प्लॉयज हैं और वो दोनों अलग टेस्टिमोनीज यानी कि अलग डिटेल्स दे रहे हैं, राइट। और दूसरा मैंने आपको क्या दिया था? आपको ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंटेशन पे क्या हो रहा है? डाउट हो रहा है। ग्रीन वाले एग्जांपल्स हैं, राइट। पहले मेन टेक्स्ट लिखना, बाद में लिखने का मन करे ना, आपको लगे कि नहीं लिखना ही है तो ट्राई कर लेना, अदरवाइज आप सिंपली आईसीए की भाषा लिख के आए। और आईसीए की भाषा क्या है कि भाई इनकंसिस्टेंसी और डाउट है। ऑडिटर के पास एविडेंस है कि जो ऑडिटर के पास एविडेंस एक सोर्स का है और जो दूसरे सोर्स का है वो इनकंसिस्टेंट है, और ऑडिटर को डाउट हो चला है किसके ऊपर? अपने ऑडिट एविडेंस के ऊपर। तो ऑडिटर को क्या करना है? ऑडिटर देखेगा क्या मॉडिफिकेशन और क्या एडिशन टू दी ऑडिट प्रोसीजर करने हैं मुझे, वो ये कंसिडर करेगा ताकि मैटर को रिजॉल्व कर पाऊं। और साथ साथ में वो देखेगा कि इस मैटर का इफेक्ट मेरे अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट जैसे कि रोमम, जैसे कि मटीरियलिटी, जैसे कि एनिटी ऑफ प्रोसीजर्स पे क्या आ रहा है। दो बातें देखेगा वो। नंबर वन बच्चों, क्या मॉडिफिकेशन और एडिशन किए जाएं ऑडिट प्रोसीजर में जिससे कि डाउट हमारा ये जो है मैटर रिजॉल्व हो जाए, और साथ साथ में इस मैटर का क्या इफेक्ट आ रहा है अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग में। ये बात याद रखिएगा। दोनों के बीच में क्या लिखा है? एंड। और आईसीए बच्चों इस पे क्वेश्चन पूछ लेता है एमसीक्यू में कि एंड है कि और है। याद रखेंगे? बोलिए, पक्का? प्रॉमिस? चलिए जी। इसके बाद बच्चों, हाँ, ये प्रमोशन थोड़ा सा बच्चों क्लासेस का फॉर सीए इंटर। चार्ट्स किस लिए? सीए इंटर के लिए मैंने बनाए हैं। edu91.org पे विजिट करें, इस क्यूआर कोड को स्कैन करें, पॉडकास्ट सुने, इस क्यूआर कोड को स्कैन करें, रिवीजन वीडियोस मिलेंगी। इन दोनों क्यूआर कोड से आपको फाइनल और इंटरमीडिएट की क्लासेस मिलेंगी। मॉक टेस्ट पेपर के लिए यहाँ पे विजिट करें। आ जाओ, चलो आ जाओ बच्चों, आ जाओ। एक छोटा सा चार्ट हमने और बनाया था, सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस। कोई खास बात नहीं है, तो याद रखें बच्चों,
आप लोग क्या करते हैं, आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को टेस्ट करते हैं ताकि कंसिस्टेंसी चेक हो जाए किसकी, आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। साथ में अगर आपको ज़्यादा एश्योरेंस लेनी होती है तो आप लोग क्या करते हैं, हम लोग डिफरेंट सोर्सेज से डिफरेंट नेचर के ऑडिट एविडेंस जो है वो ऑब्टेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेल्स को आप अगर ऑडिट करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत डिफरेंट सोर्सेज से डिफरेंट नेचर के ऑडिट एविडेंस मिलेंगे और फिर जो है आप लोग इनको अच्छी से एश्योरेंस जो है वो ले पाएंगे। और यहाँ से ऑडिट एविडेंस का एक नेचर भी प्रूव होता है। ऑडिट एविडेंस इज वेरी गुड। नंदिनी, अर्चित, सिद्धार्थ, बहुत ही बढ़िया। परसुएसिव नहीं, क्यूमुलेटिव इन नेचर। हाँ जी, क्यूमुलेटिव इन नेचर। डन। चलिए जी, तो ये आज की होगी बच्चों रिवीजन वीडियो हमारी यहाँ पे समाप्त। ओके गाइस, मैनेजमेंट एक्सपर्ट वाले टॉपिक की रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। मैनेजमेंट एक्सपर्ट कौन है? मैनेजमेंट एक्सपर्ट जो है वो एक एक्सपर्ट है इन अ फील्ड अदर देन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। कैन बी एन इंडिविजुअल, कैन बी एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, एंड उसका काम उस फील्ड के अंदर यूज किया है एंटिटी ने इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेट मी रिपीट वंस अगेन, इंडिविजुअल भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, एक्सपर्टीज है इन अ फील्ड अदर देन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, और उसका उस फील्ड का काम जो है वो यूज किया है एंटिटी ने इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा जी, नाउ रिलाइंग ऑन द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, क्या ऑडिटर मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम पर रिलाई कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम पे वो रिलाय, याद रखिएगा। लेकिन बच्चों वो ऑडिटर, वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम को एज ऑडिट एविडेंस भी यूज कर सकता है, उसके काम पर रिलाय भी कर सकता है, लेकिन आंख बंद करके नहीं। ही हैज टू इवैल्यूएट CCO, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी। कॉम्पिटेंस बोले तो क्वालिफिकेशन, कैपेबिलिटी बोले तो एक्सपीरियंस, ऑब्जेक्टिविटी बोले तो इंडिपेंडेंस। रिलेशनशिप भी हमें देखना पड़ेगा उसका मैनेजमेंट के साथ। एंड देन ही हैज टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट। मेथड्स और अजम्पशन समझने पड़ेंगे। एंड देन ही नीड्स टू इवैल्यूएट द एप्रोप्रिएटनेस, यानी रिलेवेंस और रिलायबिलिटी को भी इवैल्यूएट करना पड़ेगा। रिलायबिलिटी मतलब जो हमारे मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने डेटा यूज किया है वो सही है या नहीं। रेलेवेंट मतलब जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट का काम है वो हमारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए रेलेवेंट है या नहीं। तो ये सारी चीजें देखने के बाद हम लोग मैनेजमेंट एक्सपर्ट का काम जो है वो यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन मैनेजमेंट एक्सपर्ट से रिलेटेड क्या बनता है? जब एक ऑडिटर मैनेजमेंट एक्सपर्ट द्वारा बनाई गई इंफॉर्मेशन को एज ऑडिट एविडेंस यूज कर रहा है तो कौन से फैक्टर्स हैं जो NET ऑफ ऑडिट प्रोसीजर पे इंपैक्ट डालते हैं? जब एक ऑडिटर मैनेजमेंट एक्सपर्ट द्वारा बनाई गई इंफॉर्मेशन को एज ऑडिट एविडेंस यूज कर रहा है तो कौन से फैक्टर्स हैं जो NET ऑफ ऑडिट प्रोसीजर पे इंपैक्ट डालते हैं? तो मैंने कहा आ जाओ, मैं आपको फैक्टर्स याद करा देता हूं। पहले 3 मैटर वाले, नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी। कम ऑन, नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मैटर। ओके, इसके बाद सेकंड हमारे पास क्या आया था बेटा? रोमम इन द मैटर। थर्ड, ऑल्टरनेटिव ऑडिट एविडेंस अवेलेबल इन द मैटर। अच्छा जी, ऑल्टरनेटिव एविडेंस वाला बता भी देता हूं। अगर ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एविडेंस अवेलेबल नहीं है तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम पे हम लोग रिलाय नहीं करने वाले हैं। ओके, हम उसके काम को यूज नहीं करने वाले हैं। हम उसके काम को अगर यूज करेंगे तो उसमें फिर बहुत डिटेल चेकिंग करनी पड़ेगी। अच्छा जी, फिर 2 ऑडिटर से रिलेटेड, ऑडिटर का प्रीवियस एक्सपीरियंस इस मैनेजमेंट एक्सपर्ट के साथ। एक और है ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट। ओके, फिर हमारे स्टैंडर्ड्स और कंट्रोल वाले, क्या मैनेजमेंट एक्सपर्ट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन टेक्निकल और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, और साथ में क्या मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम पे कोई इंटरनल कंट्रोल होता है या नहीं। फिर आ जाता है NSO और एम्प्लॉयमेंट वाला। नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव क्या था? कम ऑन, नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव क्या था? नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव से मेरा मतलब क्या है कि भाई किस तरह का कवरेज था, वो एक्चुरियल है या वो वैल्यूअर है या वो इन्वायरमेंटल लाइबिलिटी एक्सपर्ट है। नेचर, स्कोप में क्या क्या चीज़ें आपने कवर करी थी, ऑब्जेक्टिव में उसने क्या एक इंटरनल रिपोर्ट बनानी थी या कोई ऐसी रिपोर्ट बनानी थी जिसका एक्सटर्नल इंप्लीकेशन भी है। अच्छा जी, देन उसके बाद हमारे पास एम्प्लॉयमेंट वाला पॉइंट आ गया, क्या वो परमानेंटली एम्प्लॉयड है हमारे साथ या पार्टली एंगेज्ड है, ये भी चीज़ें हमें कंसिडर करनी होती हैं। फिर एक लपुजन्ना टॉपिक आया। लपुजन्ना टॉपिक बच्चों जिसका कोई सर पैर नहीं होता, इसका डायरेक्ट रिलेशन है उस वाले टॉपिक के साथ के ऑडिटर के एविडेंस में और ऑडिटर के ओपिनियन में क्या रिलेशनशिप होता है। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होता है। ज़्यादातर जो ऑडिट का काम होता है इन्फॉर्मिंग एन ओपिनियन, वो क्या होता है? ऑब्टेनिंग एंड इवैल्यूएटिंग दी ऑडिट एविडेंस। यानी ओपिनियन बनाते समय ज़्यादातर ऑडिटर क्या काम कर रहा होता है? ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करता है, उसे इवैल्यूएट करता है। राइट, अब ऑडिटर को कंक्लूड करना होता है कि वेदर ही हैज ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ताकि वो ऑडिट रिस्क को रिड्यूस कर पाए टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल, और साथ में वेदर एंड देयर बाय इट एनेबल्स द ऑडिटर टू व्हाट? टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन, जिसके बेसिस पे अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर पाए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ऑडिटर को कंक्लूड करना होता है क्या उसके पास सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आ गया जिससे वो ऑडिटर्स को एप्रोप्रिएटली लो लेवल तक रिड्यूस कर सकता है, और एंड देयर बाय क्या वो ऑडिटर को एनेबल कर रहा है टू ड्रॉ द रीजनेबल कंक्लूजन ऑन विच टू बेसिस ऑडिटर ओपिनियन। ओके, चलो ऑल द बेस्ट। चलिए जी, तो बात करते हैं कि ऑडिट ट्रेल क्या है और ऑडिट ट्रेल के एडवांटेजेस क्या है। तो ऑडिट ट्रेल क्या है? डॉक्यूमेंटेड फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन। आपने जो क्लास में एग्जांपल देखा था परचेज वाला, उसको दिमाग में रखें। परचेज रिक्वेस्ट आई, उसका अप्रूवल हुआ, फिर परचेज ऑर्डर गया, फिर उसके बाद जो है गुड्स आए, फिर उसके बाद जो है इनवॉइस आया, फिर उसके बाद जो है पेमेंट हुई। अब इन सब में जब हम लोग इस पूरी ट्रांजैक्शन के
फ्लो को डॉक्यूमेंट किया कि ट्रांजैक्शन किसने की, कब की, कहाँ से की, राइट, कैसे की, तो वो सारी हमारे लिए बन गई ऑडिट ट्रेल। तो इसलिए बोलते हैं ऑडिट ट्रेल इज डॉक्यूमेंटेड फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन। अच्छा, अब एडवांटेजेस क्या है बच्चों ऑडिट ट्रेल के, या ऐसे अकाउंटिंग सिस्टम के एडवांटेजेस क्या हैं जो क्या यूज कर रहे हैं फीचर ऑफ ऑडिट ट्रेल। तो 5 एडवांटेज याद रखने हैं। आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि सोर्स डॉक्यूमेंट से एंट्री कैसे बनी, और एंट्री से जो है वो आपकी एंट्री से आपके जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनी, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज ये हेल्प करता है फॉर एस्टैब्लिशिंग व्हाट, ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी। ऑथेंटिसिटी मतलब ये आपको अक्रेंस वाली असर्शन में हेल्प करता है, इंटीग्रिटी मतलब आपको कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी वाली असर्शन में हेल्प करता है। फिर रिकॉर्ड्स ऑफ एक्टिविटी, ऑडिट ट्रेल में आप लोग क्या कर सकते हैं, आप सिस्टम के सारी एक्टिविटीज का रिकॉर्ड मेंटेन होता है, यूजर की सारी एक्टिविटी का रिकॉर्ड मेंटेन होता है, जिससे अल्टीमेटली इंटरनल कंट्रोल और डेटा सिक्योरिटी ठीक हो जाती है, और जिससे अल्टीमेटली ऑडिटर का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है और एविडेंस की रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। एक दो कंसर्न्स क्या है ऑडिट ट्रेल को लेके, इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होती है, इसके अंदर जो है मित्रों दोस्तों भाइयों बहनों कॉस्ट इन्वॉल्व होती है सिस्टम एक्सपेंसेस के टर्म्स में और आपके टाइम के टर्म्स में। लेकिन उसको आप लोग कैसे काउंटर कर सकते हैं, ऑटोमेटेड टूल्स जो हैं वो एफिशिएंटली एनालाइज कर सकते हैं लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा फ्रॉम ऑडिट ट्रेल्स। डन। इसके बाद जो टॉपिक्स हैं ये वाले टॉपिक्स बेटा हम लोग SA 530 के साथ ही करेंगे। इन टॉपिक्स का ऑडिट एविडेंस से एज सच कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो इनको अभी के लिए आप लोग छोड़ सकते हैं। मैं आपको लास्ट में SA 530 के साथ इनकी रिकॉर्डेड वीडियोस दे दूंगा। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। हाँ जी, तो SA 505 की रिवीजन करते हैं बच्चों। SA 505 डील किससे करता है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन से। एक्सटर्नल कंफर्मेशन की डेफिनेशन क्या है, दिस इज ऑडिट एविडेंस एज अ डायरेक्ट रिटन रिस्पॉन्स टू द ऑडिटर फ्रॉम द थर्ड पार्टी। फॉर्म कौन सा हो सकता है, पेपर और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, राइट। तो ऑडिट एविडेंस एज डायरेक्ट रिटन रिस्पॉन्स टू द ऑडिटर फ्रॉम अ थर्ड पार्टी इन पेपर फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। डन, बोलिए। अच्छा जी, देन इसके बाद बच्चों अब हम लोग ये पढ़ सकते हैं, डेफिनेशन ऑफ अदर टर्म्स भी हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन हम अपने जहां पे हमने इसको पढ़ा था वहीं पे रिवाइज करेंगे, बीच में नहीं लेके आएंगे। आ जाइए। फिर हमने देखा कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर्स क्या होते हैं। 4 प्रोसीजर है बच्चों। सबसे पहले कौन सी इंफॉर्मेशन के लिए एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेनी है। दूसरी बात बच्चों, एप्रोप्रिएट पार्टी को सिलेक्ट करना है। तीसरी बात, डिजाइन करनी, और डिजाइन में 2 बातें याद रखिएगा, प्रॉपर्ली एड्रेस होना चाहिए और रिटर्न इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए। और चौथी बात, भेजो और फॉलोअप रखो, सेंडिंग एंड फॉलोअप। चारों बातें दोबारा रिवाइज करा देता हूं आप लोगों को मेरे साथ। डिटरमाइनिंग द इन्फॉर्मेशन टू बी कंफर्म्ड, फिर उसके बाद बच्चों हमने देखना है सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट पार्टी, फिर डिजाइनिंग दी कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। डिजाइनिंग में 2 बातें जरूर ध्यान रखिएगा, एप्रोप्रिएटली एड्रेस होना चाहिए और उसके अंदर रिटर्न इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए कि अगर डिलीवर नहीं हो पाई तो कहां पे आएगी, या फिर जब आप रिप्लाई कर रहे हैं तो आप कहां पे इन्फॉर्मेशन भेजें। अगला पॉइंट बच्चों हमारे पास क्या आया था कि भाई सेंडिंग करो, मतलब भेजो और अच्छे से फॉलो अप रखो। फिर इन्हीं पॉइंट्स के डिस्कशन में क्विकली आप लोगों के लिए हाईलाइट कर देता हूं। डिजाइनिंग में मैंने आपको क्या बताया, डिजाइनिंग मैंने आपको यही बोला कि देखो भाई, डिटरमाइनिंग दी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यही बोला कि जनरली हम लोग किस लिए यूज करते हैं, अकाउंट बैलेंस और उनके एलिमेंट्स के लिए, लेकिन कभी कभी हम लोग टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट और ट्रांजैक्शन को कंफर्म करने के लिए भी, या किसी कंडीशन के एब्सेंस को कंफर्म करने के लिए भी एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट यूज कर लेते हैं, राइट। इसकी रिवीजन ऐसे ही करा दूं ना जल्दी जल्दी से आपको। आओ दोबारा से बोलता हूं। तो इन्फॉर्मेशन के पॉइंट मैंने क्या बोला कि जनरली स्पीकिंग बच्चों हम लोग अकाउंट बैलेंस और उनके एलिमेंट्स के लिए यूज करते हैं, लेकिन हम लोग एग्रीमेंट के टर्म्स, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स, ट्रांजैक्शन के टर्म्स और टू कंफर्म द एब्सेंस ऑफ सर्टेन कंडीशन के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। आ जाइए। देन सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट पार्टी, याद रखिए एप्रोप्रिएट पार्टी वही है जो ऑडिटर को लगता है कि नॉलेजेबल है, जिसके पास नॉलेज होगी अबाउट द इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म्ड। इज दैट क्लियर, बोलिए। आ जाइए। तो एग्जांपल में दे दिया था कि भाई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफिशियल हु इज नॉलेजेबल अबाउट द ट्रांजैक्शन विल बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट पर्सन जिससे हम लोग ये रिक्वेस्ट लेने वाले हैं। आइए, डिजाइनिंग द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। तो डिजाइन हमने कैसे करनी है कि भाई साहब हमारी रिस्पॉन्स रेट जो है वो अच्छा रहे, और इससे डायरेक्टली इंपैक्ट हमारे रिलायबिलिटी और नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंस पे भी आ जाता है। यानी हमने अच्छे प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करनी है, उसके अंदर प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए, प्रॉपर रिटर्न एड्रेस होना चाहिए, हम क्या इंफॉर्मेशन सीख कर रहे हैं वो बिल्कुल क्लैरिटी से लिखी होनी चाहिए, वेगनेस नहीं होनी चाहिए। ओके, ऐसी हो कि सामने वाले को मोटिवेट करे रिप्लाई करने के लिए। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हेन डिजाइनिंग। तो बहुत आसान है, असर्शन, रोमम, लेआउट, प्रेजेंटेशन, प्रायर एक्सपीरियंस। फिर तो सब कुछ पता ही है, कैसे बताएं, क्यों तुझको चाहें, 11 बता ना पाए। कैसे बताएं मतलब मोड, क्यों तुझको चाहें क्योंकि मैनेजमेंट ने ऑथराइज कर दिया, 11 बता ना पाए, एबिलिटी टू रिप्लाई और एबिलिटी टू कंफर्म, एबिलिटी ऑफ इंटेंडेड कंफर्मिंग पार्टी टू कंफर्म। डन। आइए, फिर बीच में अचानक से बच्चों आईसीए ने बोला कि अब आपको हम पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट पढ़ाएंगे। तो पॉजिटिव एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट क्या होती है, रिप्लाई टू द ऑडिटर इन ऑल केसेस
ईदर बाय इंडिकेटिंग एग्रीमेंट और विद गिवन इंफॉर्मेशन और बाय आस्किंग कंफर्मिंग पार्टी टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन। दोबारा बोलता हूं, रिप्लाई टू द ऑडिटर इन ऑल केसेस ईदर बाय इंडिकेटिंग एग्रीमेंट और बाय इंडिकेटिंग डिसएग्रीमेंट और बाय प्रोवाइडिंग द रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन टू द ऑडिटर। एक बार और बोलता हूं, पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, रिप्लाई टू द ऑडिटर इन ऑल केसेस either by indicating agreement or by indicating disagreement or by confirming or providing the information as requested by the auditor। पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट के एविडेंस को जनरली हम लोग रिलायबल मानते हैं, लेकिन रिस्क ये है कि उसका रिप्लाई विदाउट वेरिफिकेशन आ सकता है, प्रेशर क्रिएट हो जाता है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग ऐसी रिक्वेस्ट भेजते हैं दैट डू नॉट स्टेट द अमाउंट or on the confirmation request and ask the confirming party to fill the amount or furnish the other information। याद रखें बच्चों, फ्लो रिलायबल होते हैं, विदाउट वेरिफिकेशन आ सकता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसी रिक्वेस्ट बनाते हैं जिसके अंदर अमाउंट नहीं लिखा होता है, या फिर हम लोग सीधा सीधा बोलते हैं कि भैया आप लोग जो है अमाउंट लिख के या इन्फॉर्मेशन भर के हमें दो। इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है कि हमारा रिस्पॉन्स रेट जो है वो क्या हो सकता है बच्चों, कम हो सकता है। ये अब आप लोग पढ़ चुके हो तो मैं आपको बता दूं कि नॉन रिस्पॉन्स में कन्वर्ट हो सकता है। कम ऑन, बैकग्राउंड से कौन सी आवाज आ रही है? बैकग्राउंड में तो कुछ चल ही नहीं रहा है, आ जाओ जी। देन इसके बाद बच्चों, देन डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉपरली एड्रेस रिक्वेस्ट। मुझे नहीं लगता इसमें से कुछ पूछेंगे, बस याद रखिए कि भाई रिक्वेस्ट भेजने से पहले आप लोग क्या कर सकते हैं, यू कैन टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ सम और ऑल ऑफ द एड्रेस ऑन कंफर्मेशन रिक्वेस्ट्स। डन। अच्छा जी, फॉलो अप कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, तो ऑडिटर को एडिशनल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजनी पड़ सकती है जब रिप्लाई जो है वो ना आए एक रीजनेबल टाइम के अंदर। रीजनेबल टाइम डिपेंड ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। ओके जी। देन अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों जो आज हमने क्लास में कवर किया, बहुत जरूरी आपके एग्जाम के लिए, अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज कर देती है ऑडिटर को कि यू कैन नॉट सेंड अ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट टू दिस पर्टिकुलर पार्टी, तो ऑडिटर ने क्या करना है? बहुत सिंपल सी बातें जो ऑडिटर ने करनी है। ऑडिटर सबसे पहले इंक्वायर करेगा क्या, रीजंस फॉर द रिफ्यूजल, और उसके लिए ऑडिट एविडेंस और उसकी वैलिडिटी और रीजनेबलनेस को चेक करेगा। ऑडिटर विल इंक्वायर अबाउट द रीजंस फॉर द रिफ्यूजल, और फिर हम उस रीजन के लिए एविडेंस और उसकी वैलिडिटी और रीजनेबलनेस को चेक करने वाले हैं। डन। फिर उसके बाद वो देखेगा इसका इंप्लीकेशन क्या आ रहा है मेरे रोमम पे, रिस्क ऑफ फ्रॉड पे और मेरे एनईटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर पे। राइट, तो सबसे पहले रीजन मांगो, रीजन की वैलिडिटी रीजनेबलनेस चेक कर लो, फिर उसके बाद इसका इंप्लीकेशन देखो, मेरे रोमम पे, मेरे रिस्क ऑफ फ्रॉड पे, मेरे एनईटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, एंड देन ये देखो ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर लगाओ और अब अपने लिए एविडेंस निकालो उस पर्टिकुलर बैलेंस को लेके। अच्छा जी, इधर आओ। रीजनेबलनेस में जनरली मैनेजमेंट क्या बोलती है, डिस्प्यूट चल रहा है या नेगोशिएशन चल रही है? कम ऑन, डिस्प्यूट चल रहा है या नेगोशिएशन चल रही है? और इस कंफर्मेशन रिक्वेस्ट से हो सकता है कि उसके ऊपर इंपैक्ट आ जाए। ऑडिटर हाथ पे हाथ रख के नहीं मानेगा बेटा, ऑडिटर उसकी वैलिडिटी और रीजनेबलनेस चेक करेगा। कम ऑन, यस और नो? आ जाओ। फिर उसके बाद ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर के भी एग्जांपल दे दिए। अकाउंट्स रिसीवेबल बैलेंस के केस में आप क्या कर सकते हैं, आप लोग स्पेसिफिक सब्सिक्वेंट कैश रिसिट्स को चेक कर सकते हैं, शिपिंग डॉक्यूमेंटेशन को चेक कर सकते हैं, और भी बहुत सारी बातें हमने क्लास में करी थी, जैसे जीएसटी को भी आप लोग चेक कर सकते हैं, आपने उसको कैसे दिखाया कैसे नहीं दिखाया है, और आपके पास बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन हो सकती है। परचेज के केस में गुड्स रिसीव नोट हो सकते हैं, इनवॉइस हो सकता है, परचेज ऑर्डर, परचेज रिक्वेस्ट, ये सारी डॉक्यूमेंटेशन आपको एक ट्रेल बनाने में जो है वो हेल्प कर देगी। इज दैट क्लियर? बोल दो हाँ के ना, आ जाइए। देन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बच्चों, अगर ऑडिटर को लगता है कि इसके जो रीजन है वो अनरीजनेबल है, या फिर ऑडिटर जो है वो ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर से ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पा रहा है, तो ऑडिटर क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा टीसीडब्ल्यूजी को एज पर एस 260, और साथ साथ में इस बात का इंपैक्ट देखेगा, इंप्लीकेशन देखेगा अपने ओपिनियन पे एज पर एस 705। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, स्किप करना बनता ही नहीं है इसको। ओके, देन एक टॉपिक हमने छोटा सा और कवर किया, नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट क्या होता है, रिस्पॉन्ड डायरेक्टली टू द ऑडिटर ओनली इफ कंफर्मिंग पार्टी डिसएग्रीज विद द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द रिक्वेस्ट। रिस्पॉन्ड डायरेक्टली टू द ऑडिटर ओनली इफ द कंफर्मिंग पार्टी डिसएग्रीज विद द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द रिक्वेस्ट। नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट कम परसुएसिव होती हैं, जनरली स्पीकिंग इसे सोल सब्सटैंटिव प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस की तरह यूज नहीं किया जाना चाहिए। कम ऑन, यस और नो? राइट, बट 4 कंडीशंस अगर प्रेजेंट हो तो मजा आ जाएगा, नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट बहुत अच्छे से काम करेगी। नंबर 1, रोमम कम है, कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं। ओके, नंबर 2, पॉपुलेशन जो है ना उसके अंदर लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्मॉल वैल्यू आइटम्स हैं जो होमोजीनियस हैं।
कम ऑन, पॉपुलेशन के अंदर लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्मॉल वैल्यू आइटम्स है जो होमोजीनियस इन नेचर है, होमोजीनियस है अमाउंट वाइज, लो एक्सेप्शन रेट एक्सपेक्टेड है। एक्सेप्शन रेट क्या होता है बच्चों, आ जाओ जल्दी से रिवाइज करा दूं। एक्सेप्शन रेट क्या होता है, ये रहा। एक्सेप्शन मतलब ऐसा रिस्पॉन्स जो डिफरेंस इंडिकेट करता है बिटवीन द इंफॉर्मेशन एज इन द एंटिटीज रिकॉर्ड एंड इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कंफर्मिंग पार्टी। A response that indicates the difference between the information that is given by the confirming party and information in the entity's record। तो अगर ऑडिटर को लगता है कि भाई एक्सेप्शन रेट कम होने वाला है तो कोई बात नहीं, ऑडिटर जो है वो नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट के साथ जा सकता है। एंड ऑडिटर हैज नो रीजंस टू बिलीव, auditor is not aware of any circumstances that would cause the recipient of negative confirmation request to disregard the request। यानी कोई ऐसा circumstance exist नहीं करता कि भाई जिससे ऑडिटर को लगे कि भाई ये हमारी नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देगा। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ के ना। तो ऐसे केस में बच्चों हम लोग नेगेटिव कंफर्मेशन से भी काम चला सकते हैं। डन, लीजिए। तो ये हो गया बच्चों हमारा आज का कार्यक्रम। अब हम लोग मिलेंगे और इस चैप्टर को और अच्छे से करेंगे, झमाझम। चलो ओके गाइस, तो आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं एसए 520 यानी कि एनालिटिकल प्रोसीजर्स की। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताऊंगा वो ये, मुझे बताइए क्या सिर्फ रूटीन चेक सफिशिएंट होते हैं सारे फ्रॉड और एरर को पकड़ने के लिए? आंसर इज नो, रूटीन चेक सफिशिएंट नहीं होते हैं। रेंट वाला एग्जांपल याद रखेंगे, जल्दी बोल दीजिए। यस, इवन सेल्स का भी सारा आपके पास बच्चों सपोर्टिंग हो सकती है, लेकिन फिर भी क्या फेक सेल्स हो सकती हैं? आंसर इज यस, हो सकती हैं। और ऐसी जगहों पे काम आते हैं बच्चों क्या? एनालिटिकल प्रोसीजर्स। और याद रखिए एनालिटिकल प्रोसीजर में क्या होते हैं? ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस और रीजनेबल टेस्ट। सिर्फ आईसीआई की आत्मा के साथ जुड़ने के लिए हम लोग क्या याद रखेंगे कि इनको हम लोग ओवरऑल टेस्ट भी बुलाते हैं। बोले क्या बुलाते हैं? ओवरऑल टेस्ट भी बुलाते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें बच्चों आपके एग्जाम में सक्सेस और फेलियर का जो है वो डिफरेंस बना देती है कि आपने कहीं कहीं कीवर्ड्स, कहीं कहीं की लाइंस पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी हैं। आइए दोबारा से, रूटीन चेक अकेले इनसफिशिएंट है टू रिवील ऑल दी फ्रॉड्स एंड एरर इन दी अकाउंट्स। वी नीड टू यूज रेशियो एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, रीजनेबलनेस टेस्ट, दैट इज एनालिटिकल प्रोसीजर, और वी कैन से द ओवरऑल टेस्ट टू फाइंड आउट द हिडन इनएफिशिएंसीज इन दी अकाउंट्स। आइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर? बच्चों श्रद्धांजलि दे दो मुझे, श्रद्धांजलि जीवित व्यक्तियों को भी दी जाती है, घबराओ मत। हाँ जी, याद करके बताएं, एसए 520 में बच्चों हमने कितनी अच्छे से इसका मीनिंग पढ़ा था। क्या बोलते थे हम लोग? जल्दी बोलो। क्या था? इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कैसे? थ्रू एनालिसिस ऑफ व्हाट? प्लॉजिबल रिलेशनशिप अमंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। फिर से एक बार, इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू एनालिसिस ऑफ प्लॉजिबल रिलेशनशिप अमंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। क्या यहीं पे खत्म हो जाता है? नहीं बेटा, इट ऑल्सो इंक्लूड्स व्हाट? इन्वेस्टिगेशन, राइट? इन्वेस्टिगेशन नेसेसरी ऑफ आइडेंटिफाइड फ्लक्चुएशन और रिलेशनशिप जो इनकंसिस्टेंट है रेलेवेंट इंफॉर्मेशन के साथ। याद है, नंबर ऑफ स्टोर्स बंद हो रहे हैं, घट रहे हैं, मार्केटिंग एक्सपेंस कम हो रहा है, फिर भी सेल बढ़ रही है, फुटफॉल घट रही है, फिर भी सेल बढ़ रही है। तो देयर इज एन unusual fluctuation or there is a relationship which is inconsistent with the other relevant information. Come on, yes or no? बोल दीजिए। एंड जब बच्चों आपको पता चला कि इस साल इस कंपनी के 25% स्टोर बंद हो गए, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या बनी? भैया सेल तो कम होनी चाहिए इस बार। कम ऑन, यस और नो? जनरल एक्सपेक्टेशन क्या बनी कि सेल तो कम होनी चाहिए। तो आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू से सिग्निफिकेंट अमाउंट से जो है वो डिफरेंस आ रहा है, तो बेटा वहां पे भी हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? एनालिटिकल प्रोसीजर जो है वो यूज कर सकते हैं। एक बार फिर से बोलता हूं, एनालिटिकल प्रोसीजर के अंदर इन्वेस्टिगेशन भी आती है। और ये इन्वेस्टिगेशन सुन के अपने भाई साहब गूज बम्स मत करने लग जाना, रॉन्ग टे मत खड़े करने लगना कि ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन तो फर्क है। हाँ भाई, यहाँ एग्जामिनेशन के कॉन्टेक्स्ट में यूज की जा रहा है, राइट? तो इट ऑल्सो इंक्लूड्स द एग्जामिनेशन एज नेसेसरी ऑफ आइडेंटिफाइड फ्लक्चुएशन और द आइडेंटिफाइड रिलेशनशिप दैट आर इनकंसिस्टेंट विद रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन और दैट डिफर फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू बाय अ सिग्निफिकेंट अमाउंट। साथ में हो, जल्दी बोलो। अच्छा जी, देन नेचर में बच्चों पूरी जिंदगी का, पूरे ह्यूमन बीइंग का क्या नेचर है? चुपचाप क्या करते रहते हैं? कंपैरिजन। किससे कंपैरिजन करते बेटा? प्रायर पीरियड से, एंटीसिपेटेड रिजल्ट से, सिमिलर इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन से। मेरे साथ साथ, प्रायर पीरियड से, एंटीसिपेटेड रिजल्ट से, सिमिलर इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन से, राइट? बोलिए, आ जाइए। देन उसके बाद बच्चों एनालिटिकल प्रोसीजर में और क्या क्या आता है? रिलेशनशिप, कंसिडरेशन ऑफ रिलेशनशिप किसके बीच में था? अमंग एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और बिटवीन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अमंग एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड बिटवीन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। दोनों के एग्जांपल बच्चों देखो,
जब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, जब हम लोग बात कर रहे हैं ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज की, तो बेटा हम लोग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बीच में जो रिलेशनशिप है हम उसको कंसिडर कर रहे हैं। जब हम लोग बात कर रहे हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉइज और सैलरी की, तो बेटा जो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बीच में जो रिलेशनशिप है हम उसको कंसिडर कर रहे हैं। डन। क्विक रिवीजन एक बार पूरे मीनिंग वाले पार्ट की बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। आइए, इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू एनालिसिस ऑफ प्लॉजिबल रिलेशनशिप अमंग बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। इट ऑल्सो इंक्लूड्स इन्वेस्टिगेशन नेसेसरी फॉर आइडेंटिफाइड फ्लक्चुएशन एंड रिलेशनशिप्स दैट आर इनकंसिस्टेंट विद अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड दैट डिफर फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू बाय अ सिग्निफिकेंट अमाउंट। ओके, आ जाओ, रिवीजन के अंदर रिवीजन करा रहा हूं बेटा, इंसेप्शन चल रही है, इंसेप्शन। जिसको समझ आए ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। इधर देखो, नेचर ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर बेटा, नेचर ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, कम ऑन, क्या क्या होता है इसके अंदर? कंपैरिजन किससे? प्रायर पीरियड से, एंटिसिपेटेड रिजल्ट से और सिमिलर इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन से। अच्छा जी, और क्या होता है? कंसिडरेशन ऑफ रिलेशनशिप। कौन सा रिलेशनशिप? अमंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। अमंग फाइनेंशियल डेटा, फाइनेंशियल डेटा का एग्जांपल ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल एग्जांपल, कम ऑन, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज और सैलरी। डन। आइए जी, देन पर्पस, 3 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट क्या बच्चों, पर्पस क्या होता है? कम ऑन टेल मी, जल्दी बता दीजिए। ये आपको हेल्प करता है इन कंपेयरिंग एंड रिलेटिंग द डेटा टू डिटरमाइन इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अनरीजनेबल। फिर आइडेंटिफाइंग दी रोमम, स्पेसिफिकली रोमम रिलेटेड टू फ्रॉड। एंड फिर बच्चों हमारे पास क्या था? डिटेक्शन ऑफ अनयूजुअल स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड मिस्टेक्स इन अकाउंट। 3 बातें याद रखनी है। नंबर 1, ये आपकी हेल्प करता है इन कंपेरिजिंग, बेसिकली इन डिटरमाइनिंग दैट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीम्स रीजनेबल और नॉट, determining whether financial statements are reasonable or not। दूसरा, रोमम, specifically रोमम related to fraud। और तीसरा, detecting unusual state of affairs। हाँ जी, detecting unusual state of affairs। आ जाइए, एग्जाम्पल्स क्लास के लिए थे, हमने रीड कर लिए थे बहुत अच्छे से। मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप एक बार और रीड कर लेंगे खुद से। टाइमिंग बच्चों, एक्सपीरियंस ऑडिटर एनालिटिकल प्रोसीजर को सिर्फ एक ही बार यूज करता है पूरे ऑडिट में। कितनी बार? जल्दी बोलो, कितनी बार? जल्दी बोलो। 3 बार यूज करते हैं बाबू, 3 बार। कहां कहां पे? कम ऑन, कहां कहां पे? एवरीवन एवरीवन एवरीवन, कहां कहां पे? मेरे साथ जल्दी बोलो। नंबर 1 प्लानिंग, नंबर 2 टेस्टिंग एंड नंबर 3 आपकी, जल्दी बोल दो, देख रहा हूं मैं, 2 ही बोल रहे हो, कंप्लीशन फेज में। प्लानिंग में किस लिए यूज करता है बच्चों? प्लानिंग में किस लिए यूज करता है? अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, रिस्क असेसमेंट के लिए। कम ऑन, यस और नो? अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड रोमम को असेस करने के लिए और एनईटी ऑफ फैप को डिटरमाइन करने के लिए। फिर उसके बाद टेस्टिंग में एग्जांपल याद है, मैंने आपको तीनों फेज के लंबे लंबे एग्जांपल पढ़ाए थे भाई। टेस्टिंग में किस लिए यूज करता है? टेस्टिंग में यूज करता है टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। और कंप्लीशन में क्यों यूज करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि वो देख चेक करने के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर कंसिस्टेंट विद द ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी। जो ऑडिटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के ऑडिटर को ऑडिट करके समझ आया क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी उसी अंडरस्टैंडिंग में बनी है या उससे बहुत ज़्यादा अलग है। ओके, एग्जाम्पल्स मैंने आपको क्लास में बच्चों इसके दे दिए हैं। आ जाइए, तो ये हो गए हमारे पास टाइमिंग वाला क्वेश्चन। फिर आता है बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड, करेक्ट इनकरेक्ट के लिए, एमसीक्यू के लिए भयंकर तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी रिवाइज कराना। अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, अगर रिलायबल डेटा अवेलेबल है एनालिटिकल प्रोसीजर लगाओगे कि नहीं लगाओगे? रिलायबल डेटा अवेलेबल है एनालिटिकल प्रोसीजर लगाओगे कि नहीं लगाओगे? लगाएंगे, ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ लगाएंगे क्योंकि डेटा रिलायबल है। क्या बोलती पब्लिक? कम ऑन, यस और नो? अच्छा जी, आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ। ये हो गया। दूसरा भी डेटा से रिलेटेड है, डिसएग्रीगेटेड। डिसएग्रीगेटेड का मतलब क्या होता है? डिटेल्ड। बोलो क्या होता है? डिटेल्ड। डी से डिसएग्रीगेटेड, डी से डिटेल्ड। अगर बच्चों डेटा डिसएग्रीगेटेड है तो एनालिटिकल प्रोसीजर कैसे लगेंगे? अच्छे या बुरे? अच्छे लगेंगे। अगर बच्चों एग्रीगेटेड होता तो एनालिटिकल प्रोसीजर अच्छे ना लगते। सेल 100 करोड़, क्या करूं? क्या करूं इस सेल 100 करोड़ का? मुझे प्रोडक्ट वाइज बताओ, मुझे आप रीजन वाइज बताओ, मुझे आप एम्प्लॉय वाइज बताओ, मुझे आप सीजन वाइज बताओ। जितना डिसएग्रीगेटेड डेटा होगा उतने अच्छे से मैं क्या लगा पाऊंगा? कम ऑन टेल मी, जल्दी बता दो। एनालिटिकल प्रोसीजर। तो पहले तो हो गया डेटा, पहले तो हो गया हमारा डेटा और उसके बाद हो गया डिसएग्रीगेशन। फिर आ गया बच्चों हमारे पास अकाउंट टाइप, ट्रांजैक्शन टाइप। अकाउंट टाइप, ट्रांजैक्शन टाइप, मोटे मोटे तौर पे इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट्स पे आसानी से एनालिटिकल प्रोसीजर लगाया जा सकता है। क्यों बेटा? क्योंकि वो क्या प्रेजेंट करते हैं? एक्यूमुलेटेड ट्रांजैक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जबकि बैलेंस शीट क्या प्रेजेंट करती है? सिर्फ नेट इफेक्ट प्रेजेंट करती है, उसमें जजमेंटल आइटम्स बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं। ओके, टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन रूटीन एंड जजमेंटल स्कॉट्स। याद आ रहा है? एस्टिमेशन स्कॉट्स। बच्चा बेहोश हो रहा है सुन के, एस्टिमेशन स्कॉट्स, व्हाट इज एस्टिमेशन स्कॉट्स? अरे पहली बात तो मेरी बात सुनो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, दोनों ही बातें किसकी हो रही हैं? नॉन रूटीन जहां पे आ जाए, एस्टिमेशन जहां पे आ जाए, नाम लिख दो जरा, क्या है वो? सिग्निफिकेंट रिस्क है। और सिग्निफिकेंट रिस्क पे क्या करते हैं? जल्दी बोलो, सिग्निफिकेंट रिस्क पे क्या हम लोग बच्चों एनालिटिकल प्रोसीजर में इंटरेस्टेड हैं क्या? ज्यादा नहीं बाबू, राइट?
आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो टाइप, फिर देखो याद भी करा रहा हूं साथ साथ, डेटा डिसएग्रीगेशन, अकाउंट टाइप, टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है, 4 हो गए। डेटा डिसएग्रीगेशन, अकाउंट टाइप, टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, 4 निपटा दिए तुमने। उसके बाद प्रिडिक्टेबिलिटी, याद रखें बेटा, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट हर नेचर, देयरफॉर डोंट ट्राई टू अप्लाई एनालिटिकल प्रोसीजर। पापा का नेचर प्रिडिक्ट हो सकता है, हाँ, वी अप्लाई एनालिटिकल प्रोसीजर, बेल्ट आएगी या चप्पल आएगी या सिर्फ डांट लगेगी या सिर्फ ये बोल के छोड़ देंगे, हो नहीं पाएगा तेरे से बेटा, है ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो बेटा याद रखें, आइटम अगर प्रिडिक्टेबल है तो मुझे बताएं क्या उस पर एनालिटिकल प्रोसीजर लग सकता है। कम ऑन, यस और नो? यस, जो चीज़ें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रिडिक्टेबल होती हैं उन पे एनालिटिकल प्रोसीजर लगाना जो है वो आसान रहता है। जैसे रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये एक ट्रेंड में, एक रेशियो में, एक पर्टिकुलर रेंज में चल रहा होता है, तो क्या हम उस पर एनालिटिकल प्रोसीजर लगा सकते हैं? आंसर इज यस। डन, बोल दो, आ जाओ। लो भाई, प्रिडिक्टेबल रिलेशनशिप क्या होता है? इसका बेटा सत्य घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है। इज द वन दैट में रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू एग्जिस्ट एंड कंटिन्यू ओवर टाइम। ये ऐसे मारते हैं दिल पे, कहते हैं प्रिडिक्टेबल रिलेशनशिप इज वन दैट में रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू एग्जिस्ट एंड कंटिन्यू ओवर टाइम। ओके, आइए नेचर ऑफ असर्शन बच्चों, नेचर ऑफ असर्शन जरा साथ दीजिएगा। कौन कौन सी असर्शन पे एनालिटिकल प्रोसीजर ज्यादा कामयाब होते हैं? कौन कौन सी असर्शन पे एनालिटिकल प्रोसीजर ज्यादा कामयाब होते हैं? जल्दी बताइए मुझे। कंप्लीटनेस पे, वैल्यूएशन पे, अकरेंस पे, एक्यूरेसी पे। लेकिन भैया किस में नहीं हो पाएंगे? तुम्हारे हैं तो कागज दिखाओ, कागज दिखाओ से मेरा क्या मतलब है? राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ के ना। एंड फाइनली इनहेरेंट रिस्क बच्चों, इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखने से कुछ होगा क्या? अच्छा, इनहेरेंट रिस्क को एक चीज और क्या बुलाते हैं प्यार से? व्हाट कैन गो रॉन्ग। तो व्हाट कैन गो रॉन्ग, व्हाट कैन गो रॉन्ग बच्चों, जहां पे आईआर ज्यादा है, जहां पे आईआर ज्यादा है वहां टीओडी या एनालिटिकल प्रोसीजर। कम ऑन, वहाँ टीओडी या एनालिटिकल प्रोसीजर, वेरी गुड। वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? हम लोग बच्चों वहाँ पे टेस्ट ऑफ डिटेल जो है वो ज़्यादा करने वाले हैं। इज दैट क्लियर? बोल दो हाँ के ना। राइट। और जब बच्चों आईआर में, आप मुझे बताओ, जहाँ पे आईआर ज़्यादा हो जाता है वो बनते बनते क्या बन सकता है? वो बनते बनते सिग्निफिकेंट रिस्क बन सकता है। और सिग्निफिकेंट रिस्क में तो हमें पता ही है कि बाबू काम ना चौलबे, किससे? एनालिटिकल प्रोसीजर से। आओ पुराना चैप्टर भी रिवाइज करा दो बेटा। इधर देखो इधर, और सही जवाब देना। मैं बता रहा हूं, मैंने ना कॉफी फेंक देनी है। दुष्टो मजे मत लेना, सही जवाब देना, इज्जत का सवाल है तुम्हारी, सच बता रहा हूं। इधर देखो, अगर कंट्रोल रिस्क, इनहेरेंट रिस्क कम है, यू डिसाइडेड टू डू टेस्ट ऑफ, मैं पूछ नहीं रहा, तुम जिस हिसाब से हंस रहे हो ना तुम गड़बड़ करोगे। तुम गंदे बच्चे हो यार। सुनो 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 मैं नहीं पूछ रहा। अगर कंट्रोल रिस्क कम है, ठीक है, इनहेरेंट रिस्क कम है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल अच्छे हैं, और तुमने अब डिसाइड कर लिया है कि अब टेस्ट ऑफ कंट्रोल अच्छे हैं, सारी चीज़ें ठीक है, तो बेटा क्या क्या करने वाले हो बताओ? टेस्ट ऑफ डिटेल या एनालिटिकल प्रोसीजर? ये हम लोग एनालिटिकल प्रोसीजर ज़्यादा करेंगे, और वी कैन डू अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर एंड टेस्ट ऑफ डिटेल, राइट। लेकिन फिर भी हमारा फोकस ज़्यादा कहाँ पे रहने वाला है? एनालिटिकल प्रोसीजर पे रहने वाला है, राइट। चलिए, तो ये बच्चों सारी बातें समझ आई। सर लास्ट वाले 3 तो आपने याद ही नहीं कराए, अभी करा देता हूँ बेटा। वो प्रिडिक्टेबल नहीं होती है, उसका नेचर सही नहीं होता है, हमेशा हम यही सोचते रहते हैं अब क्या गलत हो सकता है, राइट। तो प्रिडिक्टेबिलिटी, नेचर एंड व्हाट कैन गो रॉन्ग, तीनों कैरेक्टरिस्टिक लड़कों तुम्हें तो बहुत अच्छी तरह याद होनी चाहिए। प्रिडिक्टेबिलिटी है नहीं, है ना, उसका नेचर भाई समझ नहीं आता है, एंड तुम हमेशा इसी शक में रहते हो अब क्या हो गया जो मेरा मैसेज सीन भी नहीं हुआ है ना। व्हाट कैन गो रॉन्ग। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर इंतजार हमने उम्र भर कर लिया। आ जाओ बच्चों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ प्लीज। ये सारी बातें क्लियर हैं? जल्दी बता दो मुझे, कम ऑन। आओ एक बार रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले 4 तो बहुत आसान थे। डेटा डिसएग्रीगेशन, कम ऑन, डेटा डिसएग्रीगेशन, फिर अकाउंट टाइप, ट्रांजैक्शन टाइप, फिर उनको याद कर लो बेटा। उनको याद करके क्या सीखा हमने? प्रिडिक्टेबिलिटी, नेचर एंड व्हाट कैन गो रॉन्ग। डन, बोल दो हाँ के ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जिक्र तो एक बेवफा सितमगर का था, जिक्र तो एक बेवफा एक सितमगर का था, आपने क्यों मुंह उधर कर लिया। नहीं बात समझ आई तुम्हें? चलो आ जाओ। मतलब मैंने कुछ उल्टे सीधे वर्ड्स, मतलब इसमें मैं थोड़ा सा वो प्रॉपर उर्दू नहीं बोल पाया, बट भावनाएं मैंने व्यक्त कर दी, है ना। आ जाओ, चलिए जी चलिए। तो ये हो गया बच्चों हमारा आज का कार्यक्रम समाप्त, रिवीजन भी हो गई। ऑल दी वेरी बेस्ट।
हेलो 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 बच्चों, वेलकम टू अनदर रिवीजन वीडियो। आज हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 का एक स्टैंडर्ड एसए 520 और आज हम लोग शुरुआत करते हैं कि कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं टू बी यूज्ड एज सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। तो सबसे पहले क्या आता है, कम ऑन टेल मी, ट्रेंड एनालिसिस। बेसिक बातें, अब बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड बात करेंगे। सबसे पहले क्या लिखोगे, कॉमनली यूज्ड। इसमें क्या करते हैं, कंपैरिजन करंट बैलेंस का प्रायर पीरियड बैलेंस से या करंट बैलेंस का ट्रेंड ऑफ 2 और मोर प्रायर पीरियड बैलेंस से। राइट, करंट बैलेंस का प्रायर पीरियड बैलेंस से या फिर करंट बैलेंस का ट्रेंड ऑफ 2 और मोर प्रायर पीरियड बैलेंस से। ऑडिटर इवैल्यूएट करता है कि करंट बैलेंस इन लाइन मूव कर रहा है ट्रेंड के साथ या नहीं। राइट, करंट बैलेंस मूव कर रहा है इन लाइन विद ट्रेंड एस्टैब्लिश विद प्रीवियस बैलेंसेस। ओके, और एडजस्टमेंट को भी हम लोग ध्यान में रखते हैं कि भाई इन लाइन मूव नहीं कर रहा है, नो प्रॉब्लम, एडजस्टमेंट करके हम लोग देख लेते हैं। जो भी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनकी एडजस्टमेंट करनी होती है वो हम कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज छोड़ के गए हैं तो आपके सैलरी में क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, आंसर इज यस। क्विक रिवीजन वन मोर टाइम, commonly used comparison of current balance with prior period balance or current balance with the trend in 2 or more prior period balance. We need to evaluate current balance move in line with the trend established with the previous balances after adjustment. आ जाइए, रेशियो एनालिसिस। मजाक है बच्चों, मजाक। इट इज यूज फॉर एसेट्स, लाइबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर। बच क्या गया है उसके लिए भी यूज कर लेंगे। आओ, इंडिविजुअल अकाउंट डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट, लेकिन बेटा एक अकाउंट का दूसरे अकाउंट के साथ जो रिलेशनशिप होता है दैट इज इजी टू predict. Okay, ratios can be compared over time or ratios can be compared with the ratios of other entities. Other entities can be within the group or other entities can be in the same industry. समझ गए? Within the group, learn 91, skill 91, come on. और अदर्स आपको पता ही है बच्चों, इन द सेम इंडस्ट्री। रीजनेबलनेस टेस्ट की बात करते हैं बच्चों। रीजनेबलनेस टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, वी रिव्यू द रिलेशनशिप ऑफ सर्टेन अकाउंट बैलेंस विद अदर बैलेंस। Review the relationship of certain account balance, or I should say review the relationship of one account balance with the second account balance, ताकि हम लोग क्या कर पाएं, हम लोग देख पाएं कि भाई साहब ये जो अमाउंट्स आ रहे हैं ये रीजनेबल हैं या नहीं। एग्जाम्पल, अकाउंट बैलेंस ऑफ एफडी विद अकाउंट बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट। एग्जाम्पल, ऑक्यूपेंसी रेट विद द रेंटल इनकम। एग्जाम्पल, इंटरेस्ट रेट विद द इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। ओके, इट डज नॉट रिलाई ऑन इवेंट्स ऑफ प्रायर पीरियड। ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो आप लोग मुझे बहुत याद करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला था बच्चों इस तरह के करेक्ट इनकरेक्ट पूछे जा सकते हैं। याद रखिएगा, ट्रेंड जो है प्रायर पीरियड पे डिपेंड करता है, लेकिन बेटा रीजनेबल टेस्ट प्रायर पीरियड के डेटा पे डिपेंड नहीं करता है। नॉन फाइनेंशियल डेटा का यूज होता है, जैसे ऑक्यूपेंसी रेट या फिर इंटरेस्ट रेट। आ जाइए, आखिरी स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। हम इसमें एक स्टैटिस्टिकल मॉडल बनाते हैं फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा से। गोल है टू प्रिडिक्ट द करंट बैलेंस। हम एक क्या बनाते हैं, स्टैटिस्टिकल मॉडल बनाते हैं फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा से। गोल है टू प्रिडिक्ट दी करंट अकाउंट बैलेंस। राइट, मोस्ट कॉमन क्या है, रिग्रेशन एनालिसिस। मंथली डेटा लेते हैं लास्ट 3 से 4 ईयर का, एक पैटर्न एस्टैब्लिश करते हैं और करंट पीरियड बैलेंस को प्रिडिक्ट करते हैं। हाँ जी, एक पैटर्न एस्टैब्लिश करते हैं और करंट पीरियड बैलेंस को प्रिडिक्ट करते हैं। क्या चारों टेक्निक्स हो गई? आंसर इज यस, चारों टेक्निक्स हमारी हो गई। वापस आते हैं अपनी किताब के अंदर। चारों टेक्निक्स को पढ़ने के बाद बच्चों हमने क्या देखा कि एनालिटिकल प्रोसीजर को हम लोग जब सब्सटैंटिव प्रोसीजर की तरह यूज कर रहे होते हैं, सब्सटैंटिव टेस्ट की तरह, तो हम लोगों को क्या क्या स्टेप्स एक तरीके से फॉलो करने पड़ेंगे। नंबर 1 हमें क्या देखना है, कम ऑन टेल मी, सूटेबिलिटी फॉर एन असर्शन। हमने भाई एनालिटिकल प्रोसीजर को उठा के शुरू नहीं कर देना है, हमने सूटेबिलिटी ऑफ असर्शन जो है वो चेक करनी है। जैसे कि हम सबको पता है कि भाई कंप्लीटनेस वैल्यूएशन फिर भी चल जाएगा, लेकिन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन पे एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं चलेगा। ओके, इसमें हम लोग क्या क्या चीजें कंसीडर करते हैं, असेस्ड रोमम। क्या आपको रोमम और एनालिटिकल प्रोसीजर का रिश्ता पता है? अगर बच्चों किसी असर्शन में भर भर के रोमम है तो भाई वहां मैं टेस्ट ऑफ डिटेल करना प्रेफर करूंगा, वहां मैं एनालिटिकल प्रोसीजर पे काम नहीं करूंगा। राइट, टेस्ट ऑफ डिटेल, अगर आपने पहले से ही किसी चीज पे टेस्ट ऑफ डिटेल कर लिया है तो आप उसको और स्ट्रांग करने के लिए एनालिटिकल प्रोसीजर करके और कॉन्फिडेंस बना सकते हैं। प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ द अमाउंट, जहां अमाउंट प्रिडिक्टेबल है वहीं मेरा एनालिटिकल प्रोसीजर सूट होगा, वहीं सूटेबिलिटी बनेगी, अदरवाइज सूटेबिलिटी नहीं बनेगी। तो सूटेबिलिटी में 3 बातें, असेस्ड रोमम, टेस्ट ऑफ डिटेल, प्रेडिक्टेबिलिटी। रिलायबिलिटी बच्चों, रिलायबिलिटी, आप जिस डेटा पे एनालिटिकल प्रोसीजर लगा रहे हैं क्या वो रिलायबल होना चाहिए? आंसर इज यस। तभी तो आप एक्सपेक्टेशन डेवलप कर पाएंगे, तभी तो आप एक्सेप्टेबल डिफरेंस डिटरमाइन कर पाएंगे। और रिलायबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? सोर्स पे, कंपेरेबिलिटी पे, नेचर पे और कंट्रोल पे। सोर्स आपका कैसा है, आपका क्लाइंट जनरेटेड सोर्स है या फिर आपको किसी एक्सटर्नल एंटिटी से मिल रहा है। फिर कंपैरेबिलिटी, मतलब आपने भाई साहब जब कंपेयर करनी है इन्फॉर्मेशन तो आपके सामने वाली इन्फॉर्मेशन, मतलब आपकी दोनों इन्फॉर्मेशन कंपेरेबल होनी चाहिए। नर्सरी और 5वीं क्लास वाला और अपना एग्जांपल याद रखिएगा। नेचर एंड रिलेवेंस, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन सर्वे याद आ रहा है आपको, या फिर एम्प्लॉय की बच्चों टाइम शीट। एंड देन कंट्रोल, मतलब इंटरनल कंट्रोल। डेवलप एन एक्सपेक्टेशन, आई होप इसमें तो बच्चों बहुत मेहनत करी थी हमने। हम लोग क्या करते हैं, वी डेवलप आ एक्सपेक्टेशन ऑफ द रिकॉर्डेड अमाउंट।
and that expectation must be sufficiently precise so that we can identify the misstatement in the financial statement and ultimately we can conclude that whether financial statement are free from middle misstatement or not. एक्टिव गियर वाला एग्जांपल याद रखेंगे, कम ऑन, यस और नो, बोलिए, आ जाइए. देन डिटरमाइन दी एक्सेप्टेबल डिफरेंस. ये पॉइंट मैंने पढ़ा दिया, ये मत बोलिएगा रिवीजन में नहीं बताया. अभी तो बताया बेटा आपको. आप एक एक्सपेक्टेशन डेवलप करेंगे, एक्सपेक्टेशन सफिशिएंटली प्रिसाइज होनी चाहिए ताकि आप मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कर सकें. फिर डिटरमाइन दी एक्सेप्टेबल डिफरेंस. बच्चों, डिटरमाइन दी एक्सेप्टेबल डिफरेंस. मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि आप लोग क्या करेंगे. आप लोग एक प्रोफेशनल जजमेंट के बेसिस पे एक थ्रेशोल्ड डिटरमाइन कर लेंगे कि जिस तक अगर डिफरेंस रहेगा तो मैं उसे जो है एक्सेप्ट कर लूंगा, मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगा. याद कीजिए एक्टिव वेयर वाला हमने 3% का एक थ्रेशोल्ड जो है वो डेवलप कर लिया था कि अप टू 3% वी कैन एक्सेप्ट, राइट. याद आ रहा है. 50 करोड़ की सेल थी, 52.5 से 53 होनी चाहिए थी बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्री बेंचमार्क एंड द पास्ट ट्रेंड्स. लेकिन बच्चों अगर वो 8% से ऊपर चली गई तो 3% का मैंने एक्सेप्टेबल डिफरेंस ले लिया था. अगर 8% से ऊपर चली गई वो, तो मैं फिर उसे एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूं, यानी 3% तक मेरा एक्सेप्टेबल डिफरेंस था. याद आ रही है बातें? कम ऑन, यस और नो, आ जाइए. तो ये हमारे 4 एक तरह से बांध सकते हैं आप स्टेप्स हो गए एनालिटिकल प्रोसीजर को यूज करने के लिए. फिर उसके बाद ये बातें डिटेल्ड हैं ऊपर वाली सारी चीजों की. देन नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं बच्चों इन्वेस्टिगेशन पे. बढ़िया टॉपिक है, अच्छा एग्जांपल लिया था हमने इसका. आपने एनालिटिकल प्रोसीजर लगाए and you identified certain fluctuation or relationship that are inconsistent with the other information, और आपको ऐसा अमाउंट या ऐसी फ्लक्चुएशन मिल गई है that differ from the expected value by a significant amount, that differ from the expected value by a significant amount. in that case आप लोग क्या कहेंगे, मैनेजमेंट के पास जाएंगे, इंक्वायरी करेंगे क्या चल रहा है. याद है ना, क्या चल रहा है, यानी मैनेजमेंट रिस्पॉन्स देगी और आप उन रिस्पॉन्स को जो आंख बंद करके नहीं मानेंगे, आप लोग जो है उन रिस्पॉन्सेज को भी इवैल्यूएट करेंगे. तो इंक्वायरी फ्रॉम मैनेजमेंट, हमने उनसे रिस्पॉन्स लिया एंड हमने उनके रिस्पॉन्स को इवैल्यूएट भी किया. याद आ रही है बातें? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्यों घट गया, बोल दो हाँ के ना, आ जाओ. हमारा ग्रॉस मार्जिन क्यों घट गया, कॉक्स जो है वो थोड़े से बढ़ गए, राइट. मैनेजमेंट ने रिस्पॉन्स दिया तो बेटा हम आंख बंद करके मान लेंगे या हम कॉक्स को फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे. कॉक्स के लिए हम लोग कॉक्स की फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि एक्चुअली में कॉक्स बड़ा है या नहीं बड़ा है. इज दैट क्लियर? बोल दो हाँ के ना. एंड अगर हमें लगता है कि भाई साहब मैनेजमेंट जो है हमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही है या फिर एक्सप्लेनेशन जो दी है वो भाई साहब एडिक्वेट नहीं है, तो ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर फिर अदर ऑडिट प्रोसीजर जो है वो लगाता है. इज दैट क्लियर? बोलिए, आ जाओ. देन इसके बाद बच्चों फाइनली हमारे पास एक टॉपिक आता है. आपको पता है एनालिटिकल प्रोसीजर हम लोग कब कब यूज करते हैं, 3 टाइम पे यूज कर सकते हैं. हम लोग अपने प्लानिंग के टाइम पे, टेस्टिंग के टाइम पे और हम लोग फाइनलाइजेशन के टाइम पे भी यूज कर सकते हैं. पुराने टॉपिक से भी कनेक्ट करा देता हूं, कंप्लीशन के टाइम पे भी हम लोग यूज करते हैं. अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बात करते हैं कंप्लीशन की. कंप्लीशन के टाइम के लिए बच्चों मैंने यहाँ पे आपको छोटे से नोट्स लिखवाए थे, आपकी बुक में मैंने इसको करवा दिया है. नई बुक्स आपके पास आएंगी तो उसके अंदर ये सब कुछ चीज़ें पहले से मॉडिफाई हो जाएंगी. मैं अपने लेक्चर्स के साथ साथ बुक्स की भी एडिटिंग करता रहता हूँ. आइए, तो ऑडिटर फॉर्म कंक्लूजन फॉर डिफरेंट कंपोनेंट और एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजिंग ऑडिट प्रोसीजर नियर एंड ऑफ द ऑडिट हेल्प्स इन कंफर्मिंग दोस कंक्लूजन. ऑडिटर ऑडिट के दौरान P&L बैलेंस शीट के अलग अलग एलिमेंट्स पे अपने कंक्लूजन बनाता रहता है. जब आप कंप्लीशन के टाइम पे एनालिटिकल प्रोसीजर लगाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपको कंफर्मेशन मिल जाती है उन कंक्लूजन्स के लिए. कम ऑन, यस और नो. एंड अल्टीमेटली यूजिंग analytical procedure at the end of the audit will give you a reasonable basis for the conclusion on which you are going to base your opinion. क्या बोलती पब्लिक? एंड एक लाइन बच्चों और इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे अपने एग्जामिनर को खुश करने के लिए कि एनालिटिकल प्रोसीजर से हो सकता है नए रोमम क्या हो जाए, नए रोमम क्या हो जाए, बोल दो, अनकवर हो जाए, राइट. और इससे ऑडिटर को अपना रिवाइज रिस्क जो है रिवाइज करना पड़ सकता है और ऑडिट प्रोसीजर को मॉडिफाई जो है वो करना पड़ सकता है. क्या बोलती पब्लिक? कम ऑन, हाँ या ना? यस सर, यस सर. चलो जी, ग्रेट. एसए 501 आपके चैप्टर 4 का पार्ट है. हम लोग कर रहे हैं बच्चों उसकी क्विक रिवीजन में ही हम ऐसे को ऐसे कवर करेंगे कि आपको दोबारा कभी भी स्टैंडर्ड खोल के देखना ना पड़े. सबसे पहले नाम, ऑडिट एविडेंस. ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम. मेरे साथ, ऑडिट एविडेंस किसके लिए? स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स. हाउ मेनी आइटम्स आर देयर? कैन यू टेल मी इन द चैट बॉक्स? 3. कौन कौन सा? इन्वेंट्री, लिटिगेशन एंड क्लेम, सेगमेंट इन्फॉर्मेशन. ऑब्जेक्टिव में बच्चों मैं अभी सिर्फ आपके साथ एक ही ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहता हूं इस वाली वीडियो में. अगली वाली वीडियो में हम दूसरा ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे. ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का? इन्वेंट्री को लेके एक ही ऑब्जेक्टिव है कि हमें क्या जानना है, एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री. एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री. अच्छा जी. फिर इन्वेंट्री को लेके पहला टॉपिक क्या बोलता है कि आपने एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन को लेके क्या ऑब्टेन करना है, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. कब? जब इन्वेंट्री क्या है बेटा, मटेरियल. कैसे? ये 2 प्रोसेस आपको बताए गए. कैसे? ये 2 प्रोसेस आपको बताए गए. पहला प्रोसेस क्या है? आप अटेंड करेंगे फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल. जब इम्प्रैक्टिकेबल होगा तो क्या करना है हमने ये भी देख लिया है, अभी हम उसको रिवाइज कर लेंगे.
पहली हमारी बच्चों कोशिश होनी चाहिए, वी शुड गो एंड अटेंड दी फिजिकल इन्वेंट्री काउंट, जिसमें हम लोग क्या क्या करेंगे, हम लोग मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शन और प्रोसीजर को इवेल्युएट करेंगे, हम लोग काउंट प्रोसीजर्स को ऑब्जर्व करेंगे, हम लोग इन्वेंट्री को इंस्पेक्ट करेंगे और टेस्ट काउंट परफॉर्म करेंगे। चार बातें बोल दो बेटा। हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, कम ऑन। हम लोग मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शन और प्रोसीजर्स को इवेल्युएट करेंगे, वो सफिशिएंट है या नहीं। हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे, किसकी बेटा, मैनेजमेंट के काउंट प्रोसीजर की। फिर हम लोग इंस्पेक्ट करेंगे इन्वेंट्री को कंडीशन और एग्जिस्टेंस के लिए, एंड फाइनली हम लोग टेस्ट काउंट भी परफॉर्म कर लेंगे। ये तो हो गया अटेंडेंस पे क्या करना है, इस बात पे क्लैरिटी है, कम ऑन, यस और नो बोल दीजिए। अब सेकंड प्रोसीजर हमने क्या करना है, हम लोग इन एंटिटी के फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड पे भी ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे, ये जानने के लिए कि भाई रिकॉर्ड्स में एक्यूरेट इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं या नहीं। आपके जो इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स हैं उसके अंदर आपके इन्वेंट्री काउंट रिजल्ट्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, बताइए। ये दोनों बातें क्लियर हैं आप लोगों को, कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए। मैं फिर से बच्चों का बोलूंगा, HC 501 में इन्वेंट्री को लेके ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडिटर ने ऑब्टेन करना है सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस जब इन्वेंट्री मटेरियल है। कैसे करना है, मेनली दो बातें हैं, अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंट एंड परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर ओवर द एंटिटीज इन्वेंट्री रिकॉर्ड। अब अटेंडेंस की अगर बात करूं तो उसमें चार बातें याद रखनी है। इवैल्यूएट करेंगे मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शन और प्रोसीजर को, अच्छा जी, इवैल्यूएट कर लिया। दूसरा, ऑब्जर्व करेंगे मैनेजमेंट के काउंट प्रोसीजर्स को। तीसरा, इंस्पेक्ट करेंगे इन्वेंट्री को। और चौथा बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग टेस्ट काउंट्स करने वाले हैं। अच्छा, परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर ओवर द एंटिटीज फाइनल रिकॉर्ड में हम क्या करेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि भाई इन्वेंट्री काउंट रिजल्ट्स इसमें रिफ्लेक्ट होते हैं या नहीं होते हैं। डन, आ जाइए, पहला टॉपिक खत्म। रिवीजन में अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंट, मेरे साथ साथ अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंट, ये टॉपिक बच्चों हमें एक बार बस रीड करना है। ये मैं आपको बोलूंगा, एक बार आप बुक से रीड कर लीजिएगा। हमने ऊपर ही सारी चीजें इससे रिलेटेड जो है वो कवर कर ली हैं कि अटेंडेंस में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। वही 4 पार्ट आप लोग लिख के आ सकते हैं। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक, आईना बता कैसे उनका दिल चुराना है। आज फिर अकेले में उनसे मिलने जाना है। समझ आया कि नहीं आया बेटा? आप लोग जा रहे हैं अटेंडेंस एट फिजिकल काउंटिंग पे, अटेंडेंस लेने जा रहे हैं आप लोग, अटेंडेंस देने बेसिकली आप अटेंड करने जा रहे हैं फिजिकल इन्वेंट्री काउंट को। तो आपने उसकी प्लानिंग में क्या क्या मैटर कंसिडर करने हैं। आप अटेंड करने जा रहे हैं फिजिकल इन्वेंट्री काउंट को, आपने उसकी प्लानिंग में क्या क्या मैटर कंसिडर करने हैं। तो जब आप उनसे मिलने जाते हैं, आप क्या क्या मैटर कंसिडर करते हैं, उनका नेचर, अपने प्यार की स्टेज, उनके बड़े भैया, उनके पापा मम्मी। 4 बातें, उनका नेचर ऑफ इन्वेंट्री, अपने प्यार की स्टेज, वर्क इन प्रोग्रेस में कितनी स्टेजेस इन्वॉल्व हैं, इसका भी डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा वैल्यूएशन एटसेट्रा पे। अच्छा जी, तीसरी बात बच्चों अगर मैं करूं तो बेटा बड़े भैया यानी रिस्क ऑफ मल्टीपल स्टेटमेंट कितना है रोमम के अंदर। फिर पापा मम्मी भी छोड़ने आए क्या, इंटरनल कंट्रोल। 4 बातें याद होती हैं। और जब कुछ याद ना आए तो आपको टाइम और लोकेशन और अपना लव गुरु वाला फ्रेंड तो ध्यान है ही। टाइम, लोकेशन एंड लव गुरु फ्रेंड। टाइमिंग ऑफ इन्वेंट्री काउंट, लोकेशन, हम उसी लोकेशन पे जाएंगे जहां पे मटेरियल इन्वेंट्री रखी हुई है। कम ऑन, जहां पे मटेरियल इन्वेंट्री रखी हुई है हम हर लोकेशन पे जाने की हमें जरूरत नहीं है, जहां पे रोमम ज्यादा है। अच्छा जी, और बच्चों लव गुरु वाला फ्रेंड कौन है बेटा, ऑडिटर्स एक्सपर्ट। बोलो कौन, ऑडिटर्स एक्सपर्ट। और याद रखें जब उनके साथ जाएं तो ज्यादा पीपी ना करें। पीपी बोले तो प्रोसीजर्स एंड परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। क्या सारे पॉइंट्स याद हो रहे हैं आप लोगों को? जल्दी बोलिए, कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलो। एक बार बिना देखे बोलेंगे बेटा। टॉपिक क्या है, आपको अटेंड करना है फिजिकल इन्वेंट्री काउंट। आपको अटेंड करने से पहले करनी है प्लानिंग से पहले क्या क्या मैटर कंसिडर करने, ये क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले नेचर, स्टेजेस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, रोमम, इंटरनल कंट्रोल, लोकेशन, टाइमिंग, ऑडिटर एक्सपर्ट, पी, प्रोसीजर्स एंड परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। नमस्ते, याद हो गया सब कुछ? बोल दो, आ जाइए। देन चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट पे। बड़े अभी सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन है। फिजिकल इन्वेंट्री काउंट हुई है एट अ डेट अदर देन डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। घबराने की जरूरत नहीं है। क्या करो, ऑडिट प्रोसीजर लगाओ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए, वेदर चेंजेस इन इन्वेंट्री बिटवीन द काउंट डेट एंड द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड। 15 मार्च याद है बच्चों आपको? 15 मार्च को हुई थी फिजिकल इन्वेंट्री काउंट, 31 मार्च को डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो क्या करोगे, बस ऑडिट प्रोसीजर लगा के ये इंश्योर करो कि शायद जो भी सूप पी रही है वो टेस्टी हो। हाँ जी, ऑडिट प्रोसीजर लगा के ये इंश्योर करो कि भाई 15 मार्च से लेकर 31 मार्च तक जो भी ट्रांजैक्शन हुई हैं वो प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड हो। अच्छा जी, दूसरा सिचुएशन बच्चों क्या है, ऑडिटर अटेंड नहीं कर पाया
फिजिकल इन्वेंट्री काउंट को, ऑडिटर अटेंड नहीं कर पाए फिजिकल इन्वेंट्री काउंट को, कोई बात नहीं, हम लोग फिजिकल काउंट अटेंड करेंगे एक ऑल्टरनेटिव डेट पे और ऑडिट प्रोसेस लगाएंगे ऑन द इंटरवेनिंग पीरियड। 15 मार्च वाला फिजिकल काउंट आप अटेंड नहीं कर पाए, एंटिटी किसी और लोकेशन पे 15 अप्रैल को फिजिकल काउंट करवा रही है, आप 15 अप्रैल को फिजिकल काउंट करा रही है, यू शुड गो एंड अटेंड द फिजिकल काउंट एट ऑल्टरनेटिव डेट एंड 15 मार्च से लेके 15 अप्रैल तक के जो आपकी इंटरवेनिंग पीरियड है, इस पे आप लोगों को क्या लगाने चाहिए, ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने चाहिए और इन्हें रिकंसाइल कर लेना चाहिए। डन, बोलिए। अच्छा जी, अटेंडेंस अगर इम्प्रैक्टिकेबल है, चार्ट से कवर करो, चार्ट से कवर करो, अटेंडेंस इम्प्रैक्टिकेबल है, कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसेस लगाएंगे ताकि हम सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर पाए रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री को लेके, राइट। अच्छा जी, अगर हम ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसेस नहीं लगा पाए तो बेटा हम लोग रिपोर्ट को क्या कर देंगे, मॉडिफाई इन अकॉर्डेंस विद एसए 705। ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर का एग्जांपल क्या होता है, आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सब्सिक्वेंट सेल को, स्पेसिफिक इन्वेंट्री आइटम्स की एक्वायर्ड और परचेज प्रायर टू द फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। डन। याद रखिए बच्चों, अगर आप अटेंडेंस इम्प्रैक्टिकेबल है, आप अटेंड कर ही नहीं पाए हो और अब अटेंडेंस अब फिजिकल काउंट हो भी नहीं रहा है, तो हम लोग ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे, नहीं लगा पा रहे तो 705 कर देंगे यानी मॉडिफाई कर देंगे। और ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर है क्या, हम डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करेंगे ऑफ द सब्सिक्वेंट सेल ऑफ स्पेसिफिक इन्वेंट्री आइटम विच आर एक्वायर्ड और परचेज प्रायर टू द फिजिकल इन्वेंट्री काउंट। डन, लीजिए। ओके, एक मैं आपको एग्जांपल भी इसमें से दिखा देता हूं। इम्प्रैक्टिकेबल था तो हमने क्या किया, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर लगाया, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर नहीं लगा पाए तो बेटा हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग मॉडिफिकेशन कर देंगे एज पर एसए 705, हम लोगों को क्या करना पड़ जाएगा, मॉडिफिकेशन करना पड़ जाएगा। ये भी मैं रिवीजन में इंक्लूड कर रहा हूँ। ऑडिटर क्या करेगा, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सब्सिक्वेंट सेल्स, द ऑडिटर इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड टू सेल्स ऑफ इन्वेंट्री आइटम दैट एग्जिस्टेड बिफोर द इन्वेंट्री काउंट डेट। तो इन्वेंट्री काउंट डेट अगर आपकी 15 मार्च की थी और आप लोग इसे अटेंड नहीं कर पाए हो, अब प्रैक्टिकल भी नहीं है इन्वेंट्री काउंट को अटेंड करना, तो 15 मार्च के पास जो आपके पास इन्वेंट्री एग्जिस्ट करती थी, आप इसकी सेल्स के रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, इसकी जो सेल रिकॉर्ड हुई है वो सही से रिकॉर्ड हुई है या नहीं हुई है। आ जाइए, देन हम लोग चलते हैं आगे और अब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, इन्वेंट्री अंडर द कस्टडी एंड कंट्रोल ऑफ थर्ड पार्टी। पहले सिंपल सी बात करते हैं, अगर इन्वेंट्री मटेरियल है, हमें उसकी एग्जिस्टेंस और कंडीशन को लेके एविडेंस चाहिए और वो इन्वेंट्री जो है थर्ड पार्टी की कंट्रोल और कस्टडी में है, तो दो बातें करेंगे। नंबर 1 बेटा क्या करने वाले हैं, कंफर्मेशन रिगार्डिंग क्वांटिटी एंड द कंडीशन। हाँ जी, कंफर्मेशन रिगार्डिंग क्वांटिटी एंड द कंडीशन। दूसरी बात, इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन किस चीज को लेके, इंस्पेक्शन और अदर ऑडिट प्रोसीजर एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंस। डन, बोल दो, हम वहाँ पे जाके भी इंस्पेक्शन कर सकते हैं, हम वहाँ पे जाके भी इंस्पेक्शन कर सकते हैं। और अदर ऑडिट प्रोसीजर की बात करो तो हम वेयर हाउस रिसिट, उससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो देखना चाहेंगे। बोल दो, फिर से बोलूंगा एक बार बच्चों इस टॉपिक को, मुझे बताइए, इन्वेंट्री अगर थर्ड पार्टी की कंट्रोल और कस्टडी में है और मटेरियल भी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, क्या ऑडिटर हाथ पे हाथ रख के बैठा रहेगा? आंसर इज नो। ऑडिटर बच्चों सबसे पहले तो कंफर्मेशन लेगा रिगार्डिंग द क्वांटिटी एंड द कंडीशन ऑफ द इन्वेंट्री, फिर उसके बाद ऑडिटर क्या करेगा, इंस्पेक्शन करेगा, इंस्पेक्शन करेगा और अगर बच्चों वो इंस्पेक्शन नहीं कर पा रहा है तो अदर ऑडिट प्रोसीजर करेगा, यानी वेयर हाउसिंग से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनको भी चेक कर सकता है। डन। आइए बच्चों, देन एक चीज जो नई ऐड हुई है और बच्चों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, अगर आपको थर्ड पार्टी की इंटीग्रिटी पे क्या लग रहा है, डाउट लग रहा है, डाउट अबाउट द इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द थर्ड पार्टी, तो ऑडिटर क्या करेगा, अदर ऑडिट प्रोसीजर ऑब्टेन करेगा। कम ऑन, यस और नो, इन एडिशन टू दी कंफर्मेशन जो हमने ऊपर लिया था। नंबर 1, ही विल गो एंड अटेंड दी फिजिकल इन्वेंट्री काउंट एट द थर्ड पार्टीज प्लेस, राइट। तो ऑडिटर he will attend or arrange for another auditor to attend the third party physical counting of inventory. दूसरा, he will obtain service auditor's report. He will obtain service auditor report on adequacy of the third party's internal control over the what? Over the counting of the inventory and safeguarding of the inventory. नंबर 1, या तो अटेंड करूंगा भाई उनका फिजिकल इन्वेंट्री काउंट जाके या किसी को भेजूंगा। नंबर 2, सर्विस ऑडिटर की रिपोर्ट ऑब्टेन कर लूंगा। कम ऑन, किसकी? सर्विस ऑडिटर की रिपोर्ट ऑब्टेन कर लूंगा रिगार्डिंग एडिक्वेसी ऑफ आईसी फॉर इंश्योरिंग एडिक्वेसी ऑफ आईसी, रिगार्डिंग व्हाट? एडिक्वेसी ऑफ आईसी, दैट आईसी इनका इन्वेंट्री प्रॉपर काउंट करता है और इन्वेंट्री को सेफ गार्ड रखता है। 3 और 4 बहुत आसान है। डॉक्यूमेंटेशन देखूंगा रिगार्डिंग इन्वेंट्री हेल्ड बाय थर्ड पार्टी, वेयर हाउस रिसीट आ जाएगा इसके अंदर, और कंफर्मेशन रिक्वेस्ट करूंगा थर्ड पार्टी से अगर इन्वेंट्री को प्लेज कर रखा है तो, अगर इन्वेंट्री को प्लेज कर रखा है एज अ कोलैटरल तो।
4 बातें बच्चों दोबारा बोलूंगा, इस टॉपिक को एक बार और रिवाइज कराऊंगा। इधर देखिए, थर्ड पार्टी के ऊपर आपको हो गया है डाउट, थर्ड पार्टी की इंटीग्रिटी पे आपको हो गया है डाउट, तो आप क्या करेंगे, आप अदर ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे, राइट। अब अदर ऑडिट प्रोसीजर में क्या होगा, आप या तो खुद अटेंड करेंगे या किसी और को अरेंज करेंगे टू अटेंड दी थर्ड पार्टीज फिजिकल काउंटिंग ऑफ इन्वेंट्री, या तो खुद अटेंड करेंगे या किसी और को अरेंज करेंगे टू अटेंड दी थर्ड पार्टीज फिजिकल काउंटिंग ऑफ इन्वेंट्री। अच्छा जी, उसके बाद सेकेंड पॉइंट में हम लोग सर्विस ऑडिटर की रिपोर्ट ऑब्टेन कर सकते हैं, किसको लेके, एडिक्वेसी ऑफ थर्ड पार्टीज आईसी, एडिक्वेसी ऑफ थर्ड पार्टी ऑफ आईसी किसके ऊपर बेटा, इन्वेंट्री की काउंटिंग के ऊपर, इन्वेंट्री के सेफगार्ड को लेके। फिर तीसरा पॉइंट हम लोग क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन चेक कर सकते हैं, और चौथा पॉइंट हम लोग फिर से कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं इन केस द इन्वेंट्री इज गिवन एज कोलैटरल। डन। लो भाई लो, चलिए लीजिए बच्चों, अब ये ऐसे हम लोग कल कर देंगे कंप्लीट। ओके, आ जाओ बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ऐसे 501 501 में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है इन्वेंट्री को लेके, लिटिगेशन और क्लेम को लेके, सेगमेंट इंफॉर्मेशन को लेके। आज बच्चों हमने कवर किया लिटिगेशन एंड क्लेम। लिटिगेशन एंड क्लेम को लेके जो ब्रॉड व्यू है, हमें कंप्लीटनेस में इंटरेस्ट है कि भाई लिटिगेशन एंड क्लेम जितने भी हैं वो सारे के सारे आइडेंटिफाइड हैं और एज पर एफआरएफ डिस्क्लोज्ड हैं या नहीं। ओके, अब लिटिगेशन एंड क्लेम को लेके स्पेसिफिक चार्ट्स की बात करते हैं बच्चों। लिटिगेशन एंड क्लेम को लेके सबसे पहले क्या करना है, ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने हैं ताकि हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएं ऐसे लिटिगेशन एंड क्लेम्स को विच में गिव राइज टू रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मेरे साथ साथ बोलते जाओ, हमें आइडेंटिफाई करना है लिटिगेशन ऑन क्लेम्स को जो क्या कर रहे हैं, विच में गिव राइज टू रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ओके, इससे रिलेटेड हमें ऑडिट प्रोसीजर लगाने हैं। क्या है बच्चों वो ऑडिट प्रोसीजर्स, क्या है वो ऑडिट प्रोसीजर, इंक्वायर, रिव्यू, रिव्यू, साथ में हो इंक्वायर, रिव्यू, रिव्यू। इंक्वायरी हम लोग किससे करने वाले हैं, इंक्वायरी हम लोग मैनेजमेंट से, अदर से, और इन हाउस लीगल काउंसिल। ये बच्चों वर्ड्स याद रखना भैया, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से इंक्वायरी पे पूरा रायता अलग से है, ये इन हाउस लीगल काउंसिल है। ओके, फिर से मैनेजमेंट से, अदर से और इन हाउस लीगल काउंसिल से। फिर रिव्यू क्या करने वाले हैं, MOM ऑफ TCWG, मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ TCWG, कॉरेस्पॉन्डेंस चिट्ठी पत्र, याद रखना कॉरेस्पॉन्डेंस चिट्ठी पत्र किसके साथ बेटा, बिटवीन द एंटिटी एंड इट्स एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। एंड फाइनली एक चीज हम और रिव्यू करने वाले हैं, लीगल एक्सपेंस अकाउंट। क्या बच्चों आपको ये बातें याद हो गई, जल्दी बोलो हाँ के ना, कम ऑन, यस और नो, जल्दी बोल दो यस। एक बार फिर से लिटिगेशन एंड क्लेम की कंप्लीटनेस देखनी है। लिटिगेशन एंड क्लेम्स के लिए ऑडिट प्रोसीजर ऐसे लगाने हैं ताकि हम लोग लिटिगेशन एंड क्लेम को आइडेंटिफाई कर पाए विच में गिव राइज टू रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। व्हाट आर दोज ऑडिट प्रोसीजर, IRR, इंक्वायरी, रिव्यू, रिव्यू। इंक्वायरी करेंगे मैनेजमेंट से, अदर से और आपके इन हाउस लीगल काउंसिल से। रिव्यू करेंगे मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ दोज चार्ज विद गवर्नेंस एंड कॉरेस्पॉन्डेंस विद दी एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, और रिव्यू करेंगे लीगल एक्सपेंस अकाउंट को। चलो भाई, एक चार्ट हो गया साइड में। अब आते हैं बच्चों ऐसी चीज़ों पे जो आपके एग्जाम में फ्रेश ऐड हुई हैं आपके कोर्स में और आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। सुनिए, ऑडिटर को पता चलता है कि भाई साहब रोमम मिल गया है रिगार्डिंग लिटिगेशन एंड क्लेम। हाँ जी, रोमम हैव बीन आइडेंटिफाइड, कम ऑन, रोमम हैव बीन आइडेंटिफाइड रिगार्डिंग लिटिगेशन एंड क्लेम। अब साथ साथ में ये भी इंडिकेशन मिल रहा है कि और भी लिटिगेशन और भी मटेरियल लिटिगेशन और क्लेम्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ऑडिटर क्या करेगा, इन एडिशन टू द प्रोसीजर रिक्वायर्ड बाय अदर एसेज ही मे सीक डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद एंटिटीज एक्सटर्नल काउंसिल। फिर से बोल रहा हूं, रोमम को असेस कर रहे थे, हमें पता चला और भी मटेरियल क्या हो सकते हैं, लिटिगेशन और क्लेम एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो जो बाकी एसेज में ऑडिट एविडेंस को लेके प्रोसीजर्स हैं वो तो करूंगा ही करूंगा, लेकिन भाई साहब एक काम और करूंगा, आई विल सीक डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद एंटिटीज एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। बेस समझ में आया, कब जाऊंगा एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के पास, आ जाओ। चलो भाई, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से डायरेक्ट कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, लेटर ऑफ इंक्वायरी के थ्रू। लेटर ऑफ इंक्वायरी कौन बनाता है, मैनेजमेंट बनाती है। कौन भेजता है, ऑडिटर बनाता है। रिक्वेस्ट क्या होती, कौन भेजता है, ऑडिटर भेजता है। रिक्वेस्ट क्या होती है, हमसे बात कर लीजिए डायरेक्टली विद द ऑडिटर। फिर से डायरेक्ट कम्युनिकेशन कैसे होता है, वर्ड बोलो, कीवर्ड, लेटर ऑफ इंक्वायरी के थ्रू, लेटर ऑफ इंक्वायरी के थ्रू, मेरे साथ, लेटर ऑफ इंक्वायरी के थ्रू। ओके, कौन बनाता है, मैनेजमेंट। कौन भेजता है, ऑडिटर। क्या रिक्वेस्ट होती है, टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द ऑडिटर। क्या बच्चों हो सकता है कि एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के ऊपर कोई प्रोहिबिशन लगी हो, यस, प्रोहिबिशन बाय LR,
प्रोहिबिशन बाय प्रोफेशनल बॉडी, प्रोहिबिशन बाय एलआर, प्रोहिबिशन बाय प्रोफेशनल बॉडी, कम ऑन बोल दो। एंड द ऑडिटर शेल परफॉर्म, इस केस में ऑडिटर शेल परफॉर्म व्हाट, आम आदमी पार्टी, AAP। दिल्ली में बीजेपी का ऑल्टरनेटिव क्या था, आम आदमी पार्टी। ऑल्टरनेटिव याद रखोगे, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स, इज दैट क्लियर, बोल दो हाँ कहना। अच्छा जी, इसके बाद बच्चों, इसके बाद ये थी हमारी कौन सी लेटर ऑफ इंक्वायरी, जनरल लेटर ऑफ इंक्वायरी, है ना। अब हम लोग बच्चों का जनरल का रिप्लाई नहीं आ रहा है, रिस्पॉन्स टू लेटर ऑफ जनरल इंक्वायरी इज अनलाइकली। क्यों अनलाइकली बेटा, प्रोहिबिशन, वाई अनलाइकली बेटा, किस लिए, जल्दी बोलो। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन बाय लॉ और प्रोहिबिशन बाय दी आपकी प्रोफेशनल बॉडी। तो उस केस में ऑडिटर क्या कर सकता है, मे सीक डायरेक्ट कम्युनिकेशन थ्रू अ लेटर ऑफ स्पेसिफिक इंक्वायरी। बिल्कुल एकदम ताज़ा ताज़ा क्वेश्चन हुआ है, ताज़ा ताज़ा क्वेश्चन ऐड हुआ है बच्चों आपके सिलेबस में। आप देख लीजिएगा जब ये रिवीजन वीडियो चल रही होगी और इसे बाहर वाले स्टूडेंट्स देख रहे होंगे तो पता है बच्चे बोलेंगे सर ये भी सिलेबस में, हमें पता ही नहीं था। और आप लोग बच्चों कॉन्फिडेंटली इसको कवर करके जाएंगे। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा इससे क्वेश्चन आए बच्चों 4 नंबर का। लेटर ऑफ स्पेसिफिक इंक्वायरी याद रखिएगा, लेटर ऑफ स्पेसिफिक इंक्वायरी हम कब भेजते हैं, व्हेन रिस्पॉन्स टू द लेटर ऑफ जनरल इंक्वायरी इज अनलाइकली, व्हाई, बिकॉज ऑफ प्रोहिबिशन। देन ऑडिटर विल सीक डायरेक्ट कम्युनिकेशन थ्रू लेटर ऑफ स्पेसिफिक इंक्वायरी। क्या क्या चीजें होती हैं उसके अंदर, लिस्ट ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम, याद है, लिस्ट ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम, सीरियल नंबर लिखा होगा, लिटिगेशन एंड क्लेम लिखा होगा, और साथ में क्या लिखा होगा, मैनेजमेंट की असेसमेंट फॉर द आउटकम एंड द फाइनेंशियल इंपैक्ट, मैनेजमेंट की असेसमेंट फॉर द आउटकम एंड द फाइनेंशियल इंपैक्ट। क्या बोलती पब्लिक, कम ऑन, लो जी। तो मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ द आउटकम एंड द फाइनेंशियल इंप्लीकेशन इंक्लूडिंग द कॉस्ट इन्वॉल्व। अच्छा जी, साथ में क्या देंगे, रिक्वेस्ट टू कंफर्म द रीजनेबलनेस। हम इस बार आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे, हमने आपको लिस्ट बना के दी है, मैनेजमेंट की असेसमेंट लिखी हुई है, मैनेजमेंट की असेसमेंट लिखी हुई है इन टर्म्स ऑफ आउटकम, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल इंप्लीकेशन। बस हम तो आपसे पूछ रहे हैं कि प्लीज रीजनेबलनेस कंफर्म कर दीजिए मैनेजमेंट की असेसमेंट की। और साथ साथ में एक रिक्वेस्ट और भेजेंगे कि आपके पास कोई और इन्फॉर्मेशन है, कोई और इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको लिस्ट जो है क्या लग रही है, इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट लग रही है, तो प्लीज हमें और कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है तो भेज दीजिए। प्रोवाइड द ऑडिटर विद फर्दर इन्फॉर्मेशन if the list is considered to be incomplete or incorrect. Done? हाँ जी, if the list is considered to be incomplete or incorrect. बताइए जी, कंटेंट तैयार है, कंटेंट तैयार है, लिस्ट ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम, मैनेजमेंट असेसमेंट फाइनेंशियल इंप्लीकेशन का और आउटकम का, रिक्वेस्ट टू कंफर्म द रीजनेबलनेस एंड रिक्वेस्ट टू प्रोवाइड फर्दर इंफॉर्मेशन इफ लिस्ट इज कंसिडर्ड इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट। डन? बोलिए, आ जाओ जी। मीटिंग बच्चों, मीटिंग, क्या हम लोग एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से मिल सकते हैं? आंसर इज यस। क्वेश्चन इज व्हेन ऑडिटर फील्स इट, मतलब जब ऑडिटर की जजमेंट में नेसेसरी है। इफ इट इज नेसेसरी इन द ऑडिटर्स जजमेंट टू मीट द एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, तो भाई साहब हम लोग जो है उससे लीगल काउंसिल से मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। एग्जांपल, जब मैटर कौन सा है, सिग्निफिकेंट रिस्क का है, जब डिसएग्रीमेंट है बिटवीन मैनेजमेंट एंड एंटिटीज एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। याद रखिएगा बच्चों, ये फिर बोल रहा हूं, ये टॉपिक्स आधे बच्चों ने कवर नहीं करे होंगे, सिलेबस का पार्ट है, छुपे रुस्तम है। फिर से मीटिंग हो सकती है, यस, व्हेन इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस ऑडिटर आल्सो में जज इट नेसेसरी टू मीट विद द एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। तो ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट में जब भी नेसेसरी होगा, तो ऑडिटर को जब भी नेसेसरी फील होगा, ही मे मीट द एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। एग्जांपल, सिग्निफिकेंट रिस्क मैटर। दूसरा एग्जांपल, कॉन्फ्लिक्ट है या फिर डिसएग्रीमेंट है, किसके बीच में, मैनेजमेंट और एंटिटी के एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के बीच में। वाई ओ, किस लिए भाई, टू डिस्कस द लाइकली आउटकम ऑफ द लिटिगेशन एंड क्लेम। अच्छा जी, हाउ, याद रखिएगा, मैनेजमेंट की परमिशन जरूरी है एंड आर हेल्ड विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मैनेजमेंट इन अटेंडेंस, यानी कि मैनेजमेंट का एक लड़का भी साथ में रहेगा। क्लियर है मीटिंग वाली बात? कब ऑडिटर की जजमेंट होगी तब। अच्छा जी, एग्जाम्पल, सिग्निफिकेंट रिस्क। एग्जाम्पल, डिसएग्रीमेंट बिटवीन मैनेजमेंट एंड एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। अच्छा जी, क्यों बेटा, क्यों, टू डिस्कस द आउटकम। अच्छा जी, कैसे बेटा, कैसे, मैनेजमेंट की परमिशन लगेगी और मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेटिव भी रहेगा अटेंडेंस में। इज दैट क्लियर? बोल दो, आ जाओ। मॉडिफिकेशन इन दी ओपिनियन इन अकॉर्डेंस विद एसए 705। क्यों बेटा, क्यों, उन्होंने मना कर दिया, किन्होंने, मैनेजमेंट ने रिफ्यूज कर दिया, ना ही कम्युनिकेट करना है ना ही मीटिंग करनी है, नो प्रॉब्लम। और या फिर क्या हुआ, एंटिटी के एक्सटर्नल लीगल काउंसिल ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, या फिर उसके रिस्पॉन्स पे प्रोहिबिशन लगी हुई है।
मैनेजमेंट ने रिफ्यूज कर दिया कम्युनिकेशन और मीटिंग के लिए, या फिर एंटिटी के लीगल काउंसिल ने रिस्पॉन्ड नहीं किया या उसके ऊपर प्रोहिबिशन लगी हुई है और हम लोग क्या नहीं कर पा रहे हैं, एंड अनेबल टू ऑब्टेन व्हाट sufficient appropriate audit evidence by applying आम आदमी पार्टी, that is alternative audit procedure. तो only way we have is to modify the opinion in accordance with SA 705. डन, बोलिए, आ जाओ जी। आखिरी पॉइंट बच्चों, हम मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी लेते हैं क्या? यस, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन बाय फ्रॉम हुम? मैनेजमेंट, TCWG। क्या देंगे? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। किस बात के लिए? फ्रॉम हुम तो समझ में आ गया, मैनेजमेंट TCWG। किस बात के लिए? ऑल actual and possible litigation, all known actual and possible litigation whose effects should be considered while preparing the financial statement have been disclosed to the auditor. जितनी भी एक्चुअल और पॉसिबल लिटिगेशन है जिसका इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आ सकता है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन पे कंसिडर करना चाहिए था, वो अपने ऑडिटर को डिस्क्लोज कर दिए हैं। एंड appropriately accounted for and disclosed in accordance with the applicable financial reporting framework. याद रखिएगा बच्चों, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं लिटिगेशन और क्लेम को लेके, जितने भी नॉन एक्चुअल और पॉसिबल लिटिगेशन एंड क्लेम है जिनका इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कंसिडर किया जाना था, ऑडिटर को डिस्क्लोज्ड है एंड एप्रोप्रिएटली अकाउंटेड फॉर और डिस्क्लोज्ड है इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। हेलो, बोल दो, बोल दो। चलिए जी, चलिए, ये हो गया हमारे आज की रिवीजन कंप्लीट बच्चों। मेरे हिसाब से बच्चों देखो, मैं अपना हर क्लास को ना अपनी रेट करता हूँ कि आज मेरी क्लास कैसी हुई। दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट रिवीजन क्लास एंड बेस्ट क्लास फॉर लिटिगेशन एंड क्लेम्स बच्चों। तो अंदर से मुझे फीलिंग आ रही होती है कि भाई आज क्लास कैसी हुई है। मैंने तो बहुत एंजॉय किया, हमने बहुत डिटेल में इसको पढ़ा, समझा, याद भी कर लिया और साथ में रिवाइज भी कर लिया। ऐसे ही बच्चों हम छोटी छोटी प्यारी प्यारी क्लासेस करके खूब फायदा उठाएंगे और एग्जाम में पास होके आएंगे। डन। चलिए जी, रिवीजन वीडियो कर देते हैं ऑफ। Okay guys, it's time to revise SA 501 audit evidence specific consideration for selected item and we are going to revise the segment information part. सुनिए मेरी बात जल्दी से। एग्जाम्पल के लिए सेगमेंट इन्फॉर्मेशन क्या है? सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए, मतलब सिर्फ जानकारी के लिए, एग्जाम के लिए नहीं है। सेगमेंट इन्फॉर्मेशन क्या है? डिटेल इनसाइट्स मिलती है आपको डिफरेंट सेगमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन में। आपके सेगमेंट प्रोडक्ट वाइज, ज्योग्राफी वाइज, कस्टमर वाइज जो है वो डिवाइड किए जा सकते हैं। इंड AS 108 है जो आपका एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। आपको बेसिक आइडिया इसका मैंने क्लासेस में दिया था, बहुत बिल्कुल एकदम टच कराया था। अच्छा जी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? दिस इज द वन ऑफ द मेन क्वेश्चन। व्हाट आर द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू सेगमेंट इन्फॉर्मेशन? ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस दैट प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ सेगमेंट इन्फॉर्मेशन इज एज पर एप्लीकेबल FRF। बहुत अच्छे से बच्चों, उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल इस लाइन को अच्छे से लिख पाएंगे बिना डरे कि ऑडिटर को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है कि प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर सेगमेंट इन्फॉर्मेशन की एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। अच्छा जी, इसके लिए ऑडिटर क्या करेगा? जो मेथड्स यूज किए हैं फॉर डिटरमाइनिंग सेगमेंट इन्फॉर्मेशन उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा, चेक करेगा मेथड्स के जो डिस्क्लोजर्स हैं वो एज पर एप्लीकेबल FRF निकल रहे हैं कि नहीं, और जहां उसको एप्रोप्रिएट लगेगा उन मेथड्स को टेस्ट भी कर लेगा। यानी मेथड्स को लेकर 3 बातें हैं: अंडरस्टैंडिंग, डिस्क्लोजर्स एंड टेस्टिंग। अंडरस्टैंडिंग, डिस्क्लोजर एंड व्हाट? टेस्टिंग। ओके, ठीक है जी, मेथड्स वाली बात क्लियर है? यस, ये सारे एग्जांपल्स बच्चों मैंने आपको क्लास में कराए थे और मार्क करा दिया था कि ये एग्जाम के लिए नहीं है, आपकी जानने की जो जिज्ञासा है, समझने की जो जिज्ञासा है उसके लिए है। तो मेथड्स को लेके अंडरस्टैंडिंग, डिस्क्लोजर एंड टेस्टिंग। उसके बाद एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करेगा और अदर ऑडिट प्रोसीजर एज में कंसिडर नेसेसरी बाय द ऑडिटर। तो ये तो हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया भैया। हमारी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए मेथड्स के 3 पॉइंट: अंडरस्टैंडिंग बाय डिस्क्लोजर और टेस्टिंग, और परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर एंड अदर ऑडिट प्रोसीजर्स। नाउ एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है कि वो मैटर्स बताइए जो कंसिडर करने पड़ेंगे ऑडिटर को क्या करने के लिए? अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते समय मेथड, वो मैटर्स बताइए, आई शुड से, आई एम सॉरी, मैंने शायद मेथड्स बोल दिया था। वो मैटर्स बताइए जो ऑडिटर को कंसिडर करने चाहिए व्हाइल ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेथड्स यूज्ड बाय मैनेजमेंट इन डिटरमाइनिंग सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। तो 4 बातें याद रखनी। IBAC, व्हाट इज IBAC? वेरी सिंपल, इंटर सेगमेंट ट्रांजैक्शन, बजट्स, एलोकेशन एंड कंसिस्टेंसी। इंटर सेगमेंट ट्रांजैक्शन, बजट, एलोकेशन एंड कंसिस्टेंसी। इंटर सेगमेंट ट्रांजैक्शन में आप देखेंगे कि भाई आप इन मैटर्स को कंसिडर करेंगे कि इंटर सेगमेंट ट्रांजैक्शन किस तरह की होती है, जैसे कि सेल, ट्रांसफर, चार्ज वगैरह आपस में कैसे जो है सेगमेंट्स के बीच में कैसे होता है, और इनको एलिमिनेट कैसे किया जाता है जब आप लोग कंसोलिडेटेड रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। बजट्स की बात करूं तो कंपैरिजन करेंगे आप लोग एक्चुअल फिगर्स का बजटेड और एक्सपेक्टेड रिजल्ट से। एक्चुअल जो सेगमेंट इन्फॉर्मेशन है उसको बजटेड और एक्चुअल एक्सपेक्टेड रिजल्ट से कंपैरिजन करेंगे। एलोकेशन, कैसे एलोकेट किया जाता है एसेट को, कॉस्ट को अमंग सेगमेंट्स, और कंसिस्टेंसी विद प्रायर पीरियड। इफ नॉट कंसिस्टेंट, एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स मस्ट बी देयर। ओके, तो ये 4 पॉइंट हमारे यहां पे कवर हो जाते हैं। और आखिरी एक करेक्ट इनकरेक्ट बनता है आपके लिए, क्या ऑडिटर को ऐसे ऑडिट प्रोसीजर लगाने हैं जो ऑडिटर को
हेल्प करे टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन सेगमेंट इन्फॉर्मेशन ऑन स्टैंड अलोन बेसिस? क्या ऑडिटर को ऐसे ऑडिट प्रोसेस लगाने हैं जो ऑडिटर को हेल्प करे टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन सेगमेंट इन्फॉर्मेशन ऑन स्टैंड अलोन बेसिस? आंसर इज नो. व्हाई? बिकॉज ऑडिटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ सेगमेंट इन्फॉर्मेशन, दैट इज कॉन्टेक्चुअल. कॉन्टेक्चुअल का मतलब है इट इज इन रिलेशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल. हाँ जी, इट इज इन रिलेशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल. ऑडिटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देना है, सेगमेंट इन्फॉर्मेशन पे ओपिनियन नहीं देना है. ऑडिटर की जो P&D को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज कॉन्टेक्चुअल, और ऑडिटर को ऐसे ऑडिट प्रोसेस लगाने की जरूरत नहीं है जिससे वो सेगमेंट इन्फॉर्मेशन पे ओपिनियन दे. वो अपने भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देने आया है बस. ओके, लीजिए, SA 501 फिनिश. ऑल द बेस्ट.